हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज का सेशन जो होने वाला है ना, बहुत बहुत जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। एक रियल कंटेंट क्या होता है ना, और कंटेंट की पावर क्या होती है, वो आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस सेशन के अंदर जो हमने मेहनत की है, आप खुद देखेंगे कि भैया ये किस लेवल की मेहनत है। और एक एक चीज को मैं ना आपको बाइफरकेट करके मैप्स के अंदर जो समझाने वाला हूं, एक एक स्टेप के अंदर जो आपको मेहनत दिखाई देगी, आप खुद मान जाएंगे कि हाँ, सच में इस सेशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। और ये ओनली लाइव सेशन रहने वाला है। ये कंप्लीट मैराथन आज की डेट में हम कवर करने वाले हैं। विजयनगर और बहामनी किंगडम दोनों की मैराथन आज ही कवर हो जाएगी। और जितने भी लोग देख रहे हैं, केवल आप इसको लाइव देख पाएंगे, नहीं तो फिर आपको पेड कोर्स में जाना पड़ेगा। और ये जितना भी कंटेंट आप देख रहे हैं, आज रात को जो है सारे का सारा मैक्सिमम कंटेंट जो है आपको हमारे पेड कोर्स जीएस 2.0 में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के ये है कि यहां से क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, नहीं तो कहीं से नहीं आएंगे। ये मैं लिख के देने को आपको तैयार हूं। 100% यही कंटेंट जो ऑथेंटिक है। आप देखिए कि अभी मेंस का पेपर हुआ है, मेंस के पेपर में जिस लेवल की चीजें आ रही हैं, हम अपने कंटेंट को उसी एंगल से अपडेट की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये नहीं कर रहा कि केवल वही चीजें पढ़ा रहा हूं कि जो पहले पढ़ा दी कभी, है ना, या फिर जो पढ़ाई ही नहीं। तो ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल अपडेटेड नए सिरे से चीजों को मैं देख रहा हूं और बहुत सारी चीजें यहां पे ऐड ऑन भी कर रहा हूं, है ना। कई बार क्या होता है कि लोग को लगता है नहीं नहीं सर, ये तो आपने पहले पढ़ाया ही नहीं था, अब आप क्यों पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं होता है दोस्त। हर दिन कंटेंट चेंज होगा, है ना। अब मान लो कि अगले महीने कोई एग्जाम हो जाए, मान लो सपोज करो कि कहीं रेलवे का हो गया, कोई स्टेट का हो गया, तो वहां मुझे लगेगा कि अगर कोई टॉपिक आ गया तो मैं उसको अगले सेशन में इंक्लूड करूंगा। दैट्स सिंपल, है ना। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं एक बिल्कुल स्टैग्नेशन के साथ चलता हूं। मेरा जो कंटेंट है, आप जब भी मेरे को नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे, उसमें हमेशा ऐड होती हुई चीजें दिखेंगी। तो ये कोई गारंटी नहीं होती है कि नहीं नहीं मैं सारी की सारी चीजें पुरानी ही पढ़ाऊं। मेरे को आपके हिसाब से नहीं चलना है या आपके मजे के हिसाब से नहीं चलना है। मुझे चलना है कंटेंट की अपडेशन के हिसाब से, और कंटेंट अपडेशन रोज होती है ना। तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आप ये मत सोचो कि नहीं नहीं मैंने जो एक साल पहले पढ़ाया, कुछ लोग को ये ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं नहीं सर आप वही पढ़ाइए, है ना, और किताब में भी बस उतना ही दीजिए। ऐसे नहीं चलता है चीजें, है ना। मेरे को मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं आपने तो पढ़ाया नहीं था। लांछन लगाते हो तो एक सेकंड नहीं लगाओगे, है ना। तो इस वजह से अभी जो मैं चीजें करवा रहा हूं, मुझे मेरे हिसाब से करवाने दीजिए। और अगर आपको लगता है, जैसे ये किताब तो आपके पास होगी ही होगी, है ना, और इस किताब में मैक्सिमम चीजें तो कवर हैं। एक लड़के को अभी मैंने देखा बदतमीजी करते हुए, बोलता कि नहीं नहीं सर इसमें तो बहुत सारी चीजें कवर नहीं है। भाई अगर इस किताब में चीजें कवर नहीं है ना, तो फिर दुनिया की किसी किताब में चीजें कवर नहीं है। और मैं तो रोज अपडेशन करूंगा। आपको कुछ भी अपडेटेड चीज लगती है, आप एक व्हाइट पेपर पे लिख के किताब के अंदर ऐड कर लो। कोई मेरे को लगता है 3 से 4% चीज आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो किताब अपने आप में फुलफिलमेंट है पूरी की पूरी। भाई इतना चीज तो किसी ने आज तक नहीं डाली है किताबों के अंदर, ठीक है। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है। अगर आपको समझ है तो आप क्या करेंगे, एक पेन नाम की चीज होती है, जो पहले भी बताया था, उसको थोड़ा सा घिसाएंगे, है ना, हाथ उठा के, और 4-5 पॉइंट अगर एक्स्ट्रा है तो कोई लिख लेंगे। आप मेरे को ये रोक नहीं सकते इस चीज के लिए कि नहीं नहीं मैं आगे आपको पढ़ाऊं ही ना, मैं मेन कंटेंट ही छुड़वा दूं आपको, केवल मैं लिमिटेड कर दूं कंटेंट। तो फिर मैं क्या करूंगा, नहीं तो फिर उठा के मैं सिर्फ पेड वालों को करवाना शुरू कर दूंगा, यहां पे यूट्यूब पे बताऊंगा ही नहीं। अगर इस तरीके से आपकी सोच रहेगी तो आप हमेशा कोशिश करो कि आपको आगे बढ़ना है, ना कि पीछे खुद को धकेलना है। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं, पूरी की पूरी विजयनगर और बहामनी किंगडम को कवर करेंगे। और इसकी पीडीएफ के भूखे लोग जितने भी हैं, उनको मैं बता दूं कि वो जो है फ्री कोर्स के अंदर जाएंगे और भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेके, यहाँ पे हनुमान बैच हमारा चल रहा है, हनुमान बैच के अंदर जो है इसकी पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि इसके अलावा अगर कोई पेड कोर्स में जाना चाहता है, तो आज बहुत बड़ा ऑफर हमारा चल रहा है। आपको कोड यूज करना है बसंत, और यहां से जो है आपको काफी ऑफ, बहुत बड़ा ऑफ मिलने वाला है। 689 में ही पूरा बैच मिल जाएगा। और साथ में हम जो टेस्ट पास हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम्स के, है ना, जैसे वो टेक्स्ट बुक वाला पास देखते हो वैसा सही, ये हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, ये हमने अपना अलग से बनवा रखा है, वो है जिसमें सभी तमाम पेपर जो है इंक्लूड होते हैं। तो यानी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसी के साथ हम अटैच करके दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अदरवाइज ये अभी जो है ना, हम अपकमिंग सोच रहे हैं कि इसको बिल्कुल अलग ही जो है देंगे। किसी को लेना तो 100-200 रुपए का वो टेस्ट लेगा, लेकिन अभी जो है इसके साथ अटैच कर दिया तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो जितने भी लोग वो बसंत कोड यूज करके ले सकते हैं। एंड जिनको बुक्स लेनी है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि फिर मैं लगातार वीडियो में चलूंगा और मैं फिर रुकूंगा नहीं, है ना। तो जिनको बुक्स लेनी है, बुक्स के ऊपर जो एक कोड है, वो भी मैं तुरंत से आप लोग को बता देता हूं। एक कोड है रामबान, RAMBAN, रामबान, ठीक है। तो ये कोड आप यूज कर लेंगे तो आपको 100 रुपीज का एक एक्स्ट्रा ऑफ यहां पे मिल जाएगा। चलिए, बिल्कुल यहां पे जो है ट्रैकिंग लिस्ट, जितने भी बदतमीज लोग बात कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ट्रैकिंग लिस्ट जो है हम ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल चुके हैं। ये देखो, ये क्या डाली है, बताओ मेरे को, ये क्या डाली है ना। तो अब जो है कोई स्पैम नहीं यहां पे करेगा। जब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा तो एकदम सलीके से यहां पे, भाई देख लो ना, चेंज तो कर दी,
क्या हो गया? चेक तो कर लो, वहां पे चेंज कर दिए हैं भाई। बहुत सारे लोगों का जो दिक्कतें थी वो सोल्व कर दी हैं, जिनकी रह गई है वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, उनकी करा देंगे। आज वैसे भी छुट्टी, आज कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो अननेसेसरी की चीज। कौन है ये? कौन सा लड़का है ये? हटाओ इसको, अभी के अभी हटाओ। ठीक है, हाँ चलो चलो, ये मैक्सिमम चीजें मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। कोर्स का बता दिया है, बुक्स का बता दिया है, नोट्स आपको अलग से कोई खास नहीं बनाने हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊंगा तो वो आपको बनानी है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आज के सेशन में ये जो सेशन है ये पीएससी लेवल को टच करेगा थोड़ा सा, और यहां पे जो है हो सकता है आपको चीजें ऐड ऑन करनी पड़े, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं है ना कि मैं तो अब बहुत सारी चीजें दिमाग में रख के कि अगर किसी को पीएससी भी क्लियर करना है तो वो कर ले, है ना। तो ऐसी चीजें मैं जो है यहाँ पे करवाने वाला हूँ, आप देखिए। अच्छा, ये कहानी क्यों शुरू हो रही है विजयनगर और बहामनी किंगडम की, उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करना बहुत जरूरी है। आप देखो कि जब भी आपको कोई पढ़ाता है ना, इवन यूट्यूब पे भी पढ़ाता है, तो वो क्या करता है, वो केवल और केवल ऊपर की चीजें पढ़ा के निकल जाता है, क्योंकि नॉर्थ जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेशन में हमेशा रहता है। लेकिन आप देखो कि यहां नॉर्थ के बारे में तो आप दिल्ली सल्तनत पढ़ ही रहे हो इतने टाइम से, है ना। हर किसी ने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत, हमने भी कंप्लीट करा दिया। लेकिन उसी टाइम में साउथ में क्या चल रहा था दोस्तों, क्या वो हमें पता है? बस वही एक गड़बड़ है। हम क्या करते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं और कई बार वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। और विजयनगर एम्पायर जो है ना और बहामनी किंगडम, इनसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। तो थोड़ी सी इनकी जो है अच्छी नॉलेज अगर आपको होगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से मिस नहीं होगा, एक भी चीज छूटेगी नहीं। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरीज है ना भाई, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। चलो इधर अभी फोकस करते हैं, पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आज सीखने लायक हैं, और ये जो कंटेंट है ये आप एक व्हाइट पेपर ले लो अगर आपको लगता है, नहीं तो फिर इसकी पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करूंगा ना, वहां पे जो है खुद ही थोड़े से नोट्स बना लेना, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आज आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज इट विल टच द पीएससी लेवल। ठीक है, तो ये मैं कुछ भी छुड़वा नहीं रहा हूं, ये पूरा विजयनगर किंगडम और बहामनी ऐसी पढ़ा दूंगा कि आज तक किसी ने यूट्यूब पे इस तरीके से पढ़ाई नहीं होगी, है ना। वैसे तो ये पेड कोर्स का है पूरा का पूरा हमारा सेशन, तो पेड कोर्स में ही जाने वाला है। आप देखिए कि जब ऊपर देखो कि दिल्ली सल्तनत का बादशाह यहां पे कौन बैठा है, यहां पे मोहम्मद बिन तुगलक। जिस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ऊपर राज कर रहा है, गयासुद्दीन को हरा के, है ना, अपने बाप को ही मरवा देता है, फिर यहाँ पे गद्दी पे बैठ जाता है, उस टाइम में नीचे का सारा का सारा सिस्टम कैसे चलेगा वो अब हम देखने की कोशिश करेंगे। और कुछ कुछ चीजें आपको एक और ध्यान रखनी है, यहाँ पे रिवर्स के नाम जो है, आप देखो कि किसी को भी अगर इसको तुगलक को नीचे आना है हमला करने के लिए, तो यहाँ पे एक रिवर है जो, ये आप देखिए कि कृष्णा रिवर है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप कृष्णा रिवर है, ये इसको पार करके आना पड़ेगा। तो अगर नीचे जीतना है तो ये एक कंसेप्ट थोड़े थोड़े आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि तुगलक को अगर नीचे जीतना है तो कृष्णा रिवर को क्रॉस करके आना पड़ेगा। और कृष्णा के यहाँ पे आप देखिए एक रिवर निकली, ये है तुंगभद्रा रिवर, यहाँ देखिए आप, ये रही। ठीक है, यहां से निकलती हुई तुंगभद्रा रिवर। अब आप सोच रहे हो कि मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार जो है ना तुंगभद्रा द्वाब की बात करूंगा, रिवर्स की बात करूंगा, तो फिर आपको अगर समझ ही नहीं होगी तो आप उसको ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एरिया है पूरा का पूरा, यहां पे आप देखिए, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं तुंगभद्रा द्वाब रीजन। ये यहां पे बार बार कॉन्फ्लिक्ट का एक इशू रहेगा, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड होती है बहुत ज्यादा, और बार बार जितने भी युद्ध होंगे इस एरिया को लेकर युद्ध होंगे, ये आपको माइंड में क्लियर रखना है। दो तीन और भी एरिया है, एक इधर भी है, एक इधर कोंकण वाला एरिया भी है, उनके बारे में भी आगे चल के बताऊंगा। बट अभी एक कॉन्टेक्स्ट जो है मैंने आपके दिमाग में क्लियर कर दिया कि नीचे की किंगडम्स में युद्ध कैसे होने हैं। तो और ये जो दो भाई हैं इनके बारे में आपको माइंड में रखना है कि ये दो भाई कौन है, हरिहर और बुक्का। ये दो लोग जो है ना यही विजयनगर की स्थापना करेंगे। लेकिन होगा क्या, कहानी एकदम सीधी नहीं है, जलेबी की तरह टेढ़ी है पूरी की पूरी, वो अभी मैं समझाऊंगा। तो ये अभी मैंने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि इस वक्त तुगलक बैठा है और तुगलक की कंटेम्परेरी हरिहर और बुक्का है, और नीचे विजयनगर किंगडम की स्थापना होनी है। तो मोटा मोटे तौर पे मैंने अभी आपको एक कॉन्टेक्स्ट तो रच दिया है दिमाग के अंदर। अब आप देखिए कि ये जो तुगलक है, ये तुगलक का टाइम पीरियड देखो 1325 से 1351 के आसपास का चलता है, और ये दिल्ली सल्तनत का टाइम है। और दिल्ली सल्तनत के ठीक बाद हमें जो है, वैसे तो हम मुगल्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुगल्स के पहले जो है ना हमें ये पढ़नी चाहिए विजयनगर एम्पायर, क्योंकि जो बाबर आने वाला है वो इनके लगभग आखिरी के रूलर्स जैसे कृष्णदेव राय जो होंगे उनके कहीं ना कहीं कंटेम्परेरी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे आपको जो है वहां आगे चल के रिलेशन आएगा। तो इसलिए जो है ये पहले ही हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो तुगलक है, ये देखिए कि दिल्ली से देवगिरी भी शिफ्ट होता है और वापस से ऊपर भी दिल्ली जाता है। तो इसका जो मेन देवगिरी आने का एक कारण रहता है ना, वो भी यही रहता है कि कृष्णा रिवर को क्रॉस करके किसी तरीके से भी विजयनगर के ऊपर जो है हमला करके, विजयनगर तो नहीं था उस टाइम पे, है ना, बेसिकली नीचे वाले पूरे के पूरे साउथ को अपने अंडर करने का इसका मेन इरादा था। और देखो कि ये सोच भी इसकी अच्छी थी, अगर देवगिरी में होगा तो यहां पे कमांड करना इजी रहेगा। लेकिन आप देखिए कि वही है कि बाद में समस्याएं आई तो वापस से ऊपर चला गया था। तो इस वजह से आप देखिए कि जो नीचे के फ्यूडेटरी होंगे ना, वो इससे कहीं ना कहीं वापस से अपना हाथ पीछे खींचने लग जाएंगे। आपको ऐसा समझना है, कहने का मतलब ये है कि आप देखो यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक मैप के थ्रू कि ये जो दिल्ली सल्तनत है, आप देखो इधर तो वरंगल है,
काकातियाज बैठे हैं वरंगल में, इधर होयसलाज बैठे हैं, नीचे कहीं ना कहीं आपको पांड्याज वगैरह है ना, छोटे छोटे जो है एरिया अलग अलग लोगों के दिखाई देंगे। अब देखो कि होता क्या है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस इंसान है, आपको पता है कि कब्जा करना चाहता है। और ये देखो दौलताबाद यहां पे है, तो दौलताबाद से इन सबको जो है कंट्रोल में करना इसके लिए बहुत आसान है, सबको अपने अंडर तो कर रखा है किसी तरीके से। लेकिन जब ये यहां से उठ के वापस दिल्ली जाएगा, वापस दिल्ली की तरफ कूच करेगा, तो होता क्या है कि हमेशा हर कोई चाहता है कि वो किसी भी तरीके से ना खुद आजाद हो जाए, कोई किसी के अंडर नहीं रहना चाहता। तो एक सेंट्रल पावर जो है ना कहीं आपको फिर से शिफ्ट होती नजर आएगी, मिसिंग होती नजर आएगी, और लोग जो है अपने आप को वहां से आजाद कर लेंगे। अब जब आजाद कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि अभी तो बड़ी मुश्किल से ऊपर गया है ना, लोगों को पता भी है कंडीशन क्या चल रही है ना, लोग पागल राजा कह रहे हैं, इतनी तो प्रजा मारी गई, तो ऊपर से तुरंत ही नीचे आ जाएगा है ना वापस से युद्ध करने, ऐसा भी नहीं हो सकता, इतना भी आसान नहीं रहती है चीजें। इसलिए लोग अपने आप को आजाद कर लिया करते थे, सिंपल सी बात है ना। सामंत जो थे इसके फ्यूडेटरी आप कह सकते हो है ना, जैसे ये आप पीएम मान लीजिए और नीचे वाले सारे सीएम मान लीजिए, तो वो सीएम अपने आप को अलग कर लिया, ऐसा आप कुछ समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, फाउंडर हरिहर बुक्का है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सीधी चीजें, हरिहर और बुक्का जो है हिंदू है, लेकिन अभी उनका मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होना बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, फिर वापस से हिंदू धर्म में शुद्धिकरण होना है, फिर आगे विजयनगर एम्पायर एक छोटा सा राज्य की शुरुआत होनी है, फिर आगे बहमनी भी आएंगे, बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं। अब आप देखिए कि कोई आपसे पूछ ले कि ये जो भाई हैं दोनों ये कौन है, तो एक्चुअली में ये दोनों किसके फ्यूडेटरी थे? ये जो फ्यूडेटरी थे ये प्रताप रुद्रदेव टू के फ्यूडेटरी थे, यानी एक तरह से आप बोलेंगे कि ये वरंगल का जो काकातिया डायनेस्टी है ना, वरंगल की काकातिया डायनेस्टी, उन्हीं के ही एक राजा है रुद्र प्रताप टू। हालांकि खिलजी ने देखिए रुद्र प्रताप वन को हराया है, उस टाइम पे मलिक कफूर को भेजा था, लेकिन ये जो है अभी ये रुद्र प्रताप टू है। तो यहां पे जो है इन्हीं के फ्यूडेटरी, यानी कि इनके ही सामंत जो बैठे हैं, एक तरह से आप समझेंगे वो कौन है, हरिहर और बुक्का हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखो कि कहानी क्या है, आप समझदार हैं इस चीज के लिए कि हमेशा हर कोई फ्यूडेटरी अलग होना चाहता है, तो काकातियों ने जो क्या किया, अपना हाथ पीछे खींच लिया। अच्छा, एक मूवी आई थी बाहुबली, मैं आपको बता दूं वो बाहुबली किन राजाओं के ऊपर थी, वो यही काकातिया राजाओं के ऊपर ही मूवी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने काकातिया राजाओं ने जो है तुगलक से अपना हाथ पीछे कर लिया, एक तरह से आपको ये समझना है। अब ऐसे में क्या होता है कि तुगलक चाहता है कि किसी तरीके से जो है वो हमला करता है ना, यहां पर हमला करता है, तो यहां पर ये जो दो भाई हैं ये घुस जाते हैं इस तरफ वाली किंगडम में, फिर वो ये भी अपने अंडर कर रहा है ना, तो इस तरीके से पूरी की पूरी किंगडम्स को अंडर कर रहा है, और बाद में इनको जो दोनों को पकड़ के ले जाता है अपने साथ है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि ये दोनों जो है तुगलक की कैद में है ना, ये जो दोनों है तुगलक की कैद में है। और अल्टीमेटली नीचे से जो लोग हैं, जब तुगलक अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर रहा है, तो नीचे वाले लोग जो हैं उससे अलग होना शुरू कर देते हैं। कहानी कुछ इस तरीके की बनती है। अब देखो कि तुगलक की मजबूरी है कि किसी तरीके से नीचे वाला जो कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जाए, खुद नहीं जा पाएगा। तो ऐसे में क्या करता है वो, हरिहर और बुक्का ये दोनों को जो कैद कर रखा है, इनके सामने एक प्रपोजल रखता है ना। और आप देखिए कि यहीं पे इसी ड्यूरेशन में जो है इनको इस्लाम में भी कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर तो आपको जिंदा रहना है तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए। सो कॉल्ड इनके जो रूल्स हैं, अपने जबरदस्ती के रूल, शरीयत कानून है ना, तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, नहीं तो फिर आप मारे जाएंगे। अब वो दोनों हिंदू हैं, उनको इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया है यहाँ पे है ना, और जान बचाने के लिए देखिए कौन नहीं कन्वर्ट होगा। और अब उनके सामने जो है फाइनली जाके एक प्रपोजल भी रखा जा रहा है कि भाई ऐसा करो, तुम मेरे बिहाफ पे नीचे मेरे गवर्नर बन जाना, जाके नीचे मतलब कि साउथ में जाके तुम वापस से लोगों को भड़काओ, जो मेरे विरुद्ध जो है बहुत सारे रिवोल्ट किए हुए उनको शांत करो, किसी तरीके से सप्रेस करो, और मैं तुम्हें वहां का गवर्नर बना दूंगा है ना, तुम मेरे फ्यूडेटरी, मेरे सामंत बन के रहना। तो ये दोनों भाइयों को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तुगलक की इन बातों में, और वो सोचते हैं कि क्यों ना यहां से निकला जाए किसी तरीके से। तो वो इसके साथ अग्री कर जाते हैं, डील हो जाती है, डील डन है ना, शार्क टैंक की डील डन, कि हाँ अब ये जितने भी लोग हैं ये दोनों भाई जाएंगे नीचे, और जितना भी युद्ध हो रहा है उस सब रिवोल्ट को सप्रेस कर देंगे और यहां पे तुगलक की मदद करेंगे। ये डील तय हुई। लेकिन जब ये नीचे जाते हैं तो वहां पे जाके देखते हैं कि भैया हालात बहुत ही ज्यादा बदतर हैं है ना, लोग जो हैं बहुत विरोध में है तुगलक के, और इनको लगता है कि अगर हम इनको रोकने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि अपना ही पत्ता कहीं ना कहीं कट जाए। तो क्योंकि तुगलक से लोग बहुत दुखी थे, सीधी सी बात है। मोहम्मद बिन तुगलक तो देखिए कि बहुत ही बेवकूफ इंसान निकला है ना, पता ही आपको कि क्या क्या उसने हालात के, पागल राजा है, लोग इतने ज्यादा अक गए हैं उस इंसान से कि कोई भी उसकी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है, ये समझना। और अगर हरिहर बुक्का उसकी बात करेंगे तो भैया उनका क्या हाल होगा, सोचो, डंडा लेके धुलाई कर दी जाएगी इन दोनों की। तो ऐसे में आप देखिए कि अब मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं ऊपर से, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप देखो कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया शुद्धिकरण वाला, मैंने बोला था ना वो काशी के पंडित जो है
फिरोज शाह तुगलक के वजीर को जो है वो हिंदू था, है ना, बाद में इस्लामिक बन गया, तो वो माने नहीं थे कि नहीं नहीं तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं हो सकता, दरवाजे बाहर के जाने के लिए खुले हैं, वापस आने के लिए नहीं है। फिर वो हमला करता है और काशी के पंडितों को मुस्लिम बनाता है। यहां पे देखिए कि वैसा ही एक आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। हरिहर और बुक्का जो है वो गुरु विद्यारण्य से मिलते हैं, और ये विद्यारण्य जो है ये हिंदुइज्म के फिलोसफर हैं। अब ये इनका शुद्धिकरण यहां पे कर रहे हैं कि भैया तुम जो है वापस से हिंदू धर्म में आ जाओ। अब देखो ये मैंने बोला था आपको कि शुद्धिकरण वाली चीज जो है ना वो कहीं ना कहीं अगर ज्यादा होती है ना, बहुत लोग एक्सेप्ट अगर उसको कर लेते हैं पांडे जो है, तो कहीं ना कहीं जो काफी हेल्प मिलती, और यहां पे एक हमें बेनिफिट देखने को मिला। अब इन दोनों ने जो है वापस से हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम को छोड़ दिया, ऐसे समझ लेंगे, है ना। और यहां से ये गुरु साहब जो है इनको बोलते हैं कि आप जो है किसी ना किसी तरीके से हिंदू एम्पायर को क्रिएट करने की यहां पे कोशिश कीजिए। तो अल्टीमेटली ये लोग जो है, ये दोनों भाई जो है इस चीज का बेनिफिट उठाते हैं, और 1335 के आसपास में 1335 के अराउंड जो है ये तुगलक को बोलते हैं कि भैया तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, अब तो हम तुम्हारे फ्यूडेटरी ना है। और ये जो है यहां पे अपने एक हिंदू एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, छोटे से एरिया में जो है अपना एक हिंदू एम्पायर क्रिएट कर लेते हैं। अब कोई पूछ ही ले, है ना, देखो ये काकातिया जो वरंगल के टाइम के हैं, ये तो मैंने लिख ही दिया है, 1323 की बात है, और तुगलक ने इनको इम्प्रीजन किया था। और कोई पूछ ही ले कि कहाँ पे इम्प्रीजन किया था, ये कहाँ पे जाके इनको पकड़ा था, तो मैंने अभी बताया ना, ये डोलते डोलते इधर कर्नाटका के एरिया में आ गए थे। तो वो एरिया या तो अनिगोंडी लिख लो, या काम्पिली लिख लो, या कर्नाटका लिख लो, एक ही बात है। ये एक टेक अवे है यहाँ पे। इसके अलावा साउथ में जो है जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है तुगलक का रूल नहीं बनने देते, खुद अपना एक छोटा सा हिंदू एम्पायर क्रिएट करते हैं। हिंदू किंगडम एस्टेब्लिश होती है 1335 से 36 के बीच में। अगर कोई पूछ ले तो सीधा सीधा आप बताएंगे विजयनगर की शुरुआत जो हरिहर और बुक्का कर रहे हैं 1335 से 36 के बीच में। कहानी समझ में आई कि कैसे एक छोटी सी शुद्धिकरण से देखिए कि चीजें कहां पे जा रही हैं। तो अब हमें जो है थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी यहां पे जरूर दिखाई देगी कि हाँ कुछ चीजें जो है ठीक हो सकती हैं। ये हिंदी वालों के लिए है, तो हिंदी वाले इसको एक बारी रीड आउट मार लेंगे। अब देखो कहानी कहां घूमती है। आपको शायद लगता होगा कि विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा इन्होंने बना दिया था, लेकिन आपको हंसी आएगी सुन के, ये विजयनगर एम्पायर केवल इतना से ही बना था। ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ना, पूरे इतना बड़ा भारत का मैप, उसमें एक छोटा सा बिंदु लगा लो, यही विजयनगर एम्पायर था जो इन दोनों भाइयों ने बनाया। इन्होंने कोई बहुत बड़ा एम्पायर शुरू में नहीं क्रिएट किया था, ये आपको समझ रखनी है। अब आप सोच रहे होगे कि इतनी छोटी सी चीज के लिए यहां पे क्या हुड़दंग मचा रखा है। भाई बहुत बड़ी चीज होने वाली है। ये तो सिर्फ आपने एक चीज देखी है। आप देखो कि आपके दिमाग में ये भी आएगा कि तुगलक भी तो हो सकता है कि नीचे आके इनको दोनों भाइयों को पेल दे पकड़ के, लेकिन कैसे पेलेगा, क्यों पेलेगा। आप देखो कि ऊपर से अगर आ भी गया नीचे, तो सबसे पहले तो कृष्णा रिवर को क्रॉस करेगा, उसके बाद आएगा तो तुंगभद्रा को क्रॉस करेगा, है ना, फिर जो है यहां तक पहुंचेगा किसी तरीके से रोता पीटता। और पागल तो वह है ही है, उसकी तो वैसी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई ढंग से। तो यहां पे देखो कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है विजयनगर वालों के पास थी कि उनको हरा दे किसी तरीके से। और इतना बड़ा कोई किंगडम भी नहीं लिया था कि भैया उसका जो रेवेन्यू है कोई तुगलक के पास चला जाए, ऐसा भी कुछ हाथ नहीं लगा था। तो तुगलक के पास कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं, ठेंगा उसके हाथ में जो है यहां पे लग रहा है कुल मिला के। अब नीचे की पूरी कंसेप्ट को समझना है कि तुगलक से सबसे पहले अलग होने की बात किसने की थी। तो आप देखो नीचे दो एरिया आपको दिख रहे हैं, यहां पे होयसला के किंग बैठे हैं, होयसला के राजा बैठे हैं, और यहां जो है यहां पे माबार, मालाबार नहीं कह रहा, माबार यही था उसका नाम। ये मदुरई है उस टाइम का, है ना, कांचीपुरम भी यहीं पे था। तो पांड्यों की राजधानी मदुरई, वही वाला मदुरई है। तो इसको माबार उस टाइम पे बोला करते थे। अब यहां पे देखिए कि सबसे पहले एक मुस्लिम स्टेट बनती है, और वो जो है अपने आप को जो है तुगलक से अलग कर लेते हैं। अलग होने का मतलब ये है कि आज से भाई साहब ना तो हम तन्ने टैक्स देंगे, ना तुम्हारा राजा, ऐसी की तैसी करा, कड़े मर्जी जा, है ना। तो वही वाली बात है। तो इन्होंने जो है यहां से खुद को अलग कर लिया इन तुगलक से कि आज के बाद हम टैक्स नहीं देंगे। सबसे पहली इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट जो तुगलक से अलग हुई वो कौन सी है, यही है माबार वाली या फिर मदुरई वाली। और इन्होंने अपना सुल्तान किसको बनाया, सैयद एहसान शाह को बनवाया, सैयद एहसान शाह को। अब ये अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछेंगे कि सबसे पहली मुस्लिम स्टेट वाला जो मैं बात कर रहा हूं तो वो साउथ की बात हो रही है। मैं पूरा कंसेप्ट आपको साउथ का बता रहा हूं, नॉर्थ का तो हम पढ़ते ही हैं। मैं अभी कहानी जो चल रही है अपनी साउथ की चल रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भैया मैं बार बार फर्स्ट की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट इन साउथ की हो रही है बात, ठीक है। और ये जो है कृष्णा रिवर होगी, ये तुंगभद्रा रिवर होगी, ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब जो है चीजें बदलेंगी यहां पे। आप देखिए कि अब खेल थोड़ा सा कैसा होगा। यहां पे देखो होयसलाज हैं, यहां पे माबार वाले हैं, मदुरई वाले हैं, इधर विजयनगर वाले चुपचाप से शांति से बैठे हुए हैं और अपना कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे अपने एम्पायर को सुदृढ़ करने की। छोटा सा एम्पायर है ना, छोटा सा राज्य टाइप मान लीजिए। अब देखो कि यहां पे जो होयसलाज के राजा हैं, होयसलाओं के राजा कौन है, वीर बल्लाल 3 हैं, ठीक है। मैं बहुत मेहनत लगी है इस पूरे के पूरे पीपीटी में, ऐसा नहीं है कि यूं ही बन गई। अब एक एक मैप पे खुद बैठ के ये रंग कर रहे हैं। ये देखो, ये जो रंग दिख रहे हैं ना तुम्हें, मैं सच बता रहा हूं, ये देखो, एक सेकंड,
ये जो रंग दिख रहे हैं ये वाले, ये खुद बैठ के अपना दिमाग लगा लगा के कि कहाँ पे क्या मैप हो सकता था, बहुत बारीकी से किए गए हैं, ऐसे नहीं कि खुद किसी का भी उठा के कुछ भी दे दिया। तो इसीलिए बोला कि एक एक चीज को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक शेयर सपोर्ट जरूर किया करो। और सिर्फ लाइव रहेगी ये वीडियो, बार बार बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा इसको मिस मत करना भाई। तो ये क्या बोल रहा है, बच्चों को उम्मीद देकर फ्री बैच बोल के। हाँ तो तुम लोग मैच देखने में तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उस दिन, है तुम मैच देखने में बिजी हो लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे, तुम सीरियस अपने लिए नहीं हो। मैं भी मैच देख सकता हूं, है उस दिन भी तुम लोग मैच देख रहे थे, सब पता है मुझे तुम्हारे इरादों का। तुम्हें चाहिए कि सारी फैसिलिटी मिल जाए तुम्हें, है फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे दो और ले लो जितनी फैसिलिटी लेनी है, सब मिल जाएगा पेड़ के अंदर तुम्हें, है ना। तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू कोई करना नहीं चाहता ना उस एंगल से। उन्हें चाहिए कि नहीं नहीं पहले हम मैच देखेंगे बाद में हम पढ़ाई करेंगे, कर लो पढ़ाई, है ना। ऐसा नहीं होता भाई साहब, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं चाहिए वो भी शांति से बैठ के, ऐसे नहीं होता है। और किसी को कोई उम्मीद नहीं दी है हमने, हम जो कंटेंट करा रहे हैं वहां से पेपर में आएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे रेगुलरली हमारी लाइव क्लास में आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है, फालतू की अननेसेसरी की बातें तुम कितनी कर लो, ये पेड में मिलेगा पेड में पढ़ लेना, क्या हो गया इतना आफत। तुम्हें मैच देखना ज्यादा जरूरी होता है लोगों को। चलो इधर देखो कि ये दोनों जो किंगडम है ना, अब ये आपस में लड़ेंगी, क्योंकि अब देखो कि वहां से तो छूट गई किसी तरीके से, अब पड़ोसी पड़ोसी में युद्ध तो होना ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। वो उसके ऊपर भारी पड़ने की कोशिश करेगा, वो उसके ऊपर, तो आपस में जो है लड़ाइयां करेंगे। तो इधर जो राजा है होयसला का राजा है वीर बल्लाल 3 है, और वहीं पे माबार का राजा सैयद एहसान शाह है। अब देखो वो मुस्लिम राजा और ये हिंदू राजा है। अब यहां पे कौन सा बैटल होने वाला है, 1343 के अंदर जो है बैटल ऑफ मदुरई या बैटल ऑफ माबार होगा, और ये दोनों आपस में धड़ धड़ाधड़ लड़ेंगे। और अल्टीमेटली जो माबार वाले हैं वो होयसला के राजा को जो है बहुत ज्यादा कैद करके और टॉर्चर करेंगे, अननेसेसरी का इतना ज्यादा टॉर्चर कर करके उसको जो है मृत्यु के घाट उतार देंगे, और यहां अच्छी खासी लूटपाट मचा के और यहां से बहुत सारा धन जो है अपने उधर ले जाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि कब्जा नहीं करते हैं, बट जितना भी पैसा वगैरह जो चीजें लेके जा सकते थे लूटपाट करके ले जाते हैं, ये आपको समझना है। अब इसके बाद वीर बल्लाल के बाद जो है इसी का बेटा है विरूपक्षा बल्लाल, ये जो है गद्दी पे बैठता है। लेकिन आप देखिए कि इनकी शायद किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी होयसला वालों की। अब देखो कि बैठने के बाद भी 2-3 साल के अंदर तो वो भाई लुढ़क जा रहे हैं। अब देखो 1343 में ये पापा उसका लुढ़क गया, और 1346 में ये खुद बच्चा लुढ़क गया जो बैठा गद्दी पे। तो कहने का मतलब है कि अब वो किंगलेस हो चुके हैं, उनके पास राजा ही नहीं है होयसला वालों के पास कोई। अब देखो मैं राजा की बात करता हूं तो मैं ब्लड लाइन से बात करता हूं, मैं ये नहीं बोलता ऐसे तो कोई भी कमांडर बैठ सकता है वहां पे, लेकिन एक लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस किसकी होती है कि हाँ ये ब्लड में है इसके, तो ये ब्लड के पूरे के पूरे रॉयल है पूरी की पूरी फैमिली, तो लोग उसी को एक्सेप्ट करते थे पहले, है ना। आज की डेट की डेमोक्रेसी नहीं थी, तो ऐसे करके जबरदस्ती कोई राजा बन जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जो रॉयल ब्लड से रहेगा वही राजा माना जाता था। तो कोई राजा है ही नहीं इस वक्त। अब ऐसे मौके का फायदा कौन उठाएगा भाई साहब, ऐसे मौके का फायदा आप देखिए कि ये जो विजयनगर वाले हैं ये उठाएंगे, ठीक है। हेयर होयसलास गॉट वीकेंड एंड विजयनगर एम्पायर जो है वो पूरे का पूरा कैप्चर कर लेगा। ये छोटे से 2 भाई जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर हमला करेंगे, और इनके पास अभी इतने ज्यादा धन दौलत भी नहीं है क्योंकि माबार वालों ने भी लूट लिया इधर से, और वहां पे राजा भी नहीं है, अनस्टेबिलिटी हो रही है, वॉर ऑफ सक्सेशन चल पड़ा है। तो इसका फायदा ये 2 भाई उठाते हैं और यहाँ पे हमला करते हैं। और अब देखो कि छोटा सा एम्पायर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फ्लरिश हो जाता है, यानी अब जो है विजयनगर एम्पायर ये बन गया। ये देख रहे हो आप, ये एरिया जो है पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर बन गया। बहुत बढ़िया सोच। इसको बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी जब भी आए ना पॉलिटिक्स के अंदर, आपको उसका सही यूटिलाइजेशन करना है। द सेम अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स योर डोर अगेन एंड अगेन, ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और वही चीज यहां पे भी हुई है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने उसका फायदा उठाया और देखो बन गए इतने बड़े एरिया के राजा। अब ऐसे में ही देखिए कि 1347 के अराउंड जो बहामनी किंगडम भी एस्टेब्लिश होती है, तो ये भी हमें समझना है। इसके बारे में भी आगे जब बहामनी के बारे में मैं बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि ऊपर जो है कहीं ना कहीं बहामनी होगी और नीचे जो है विजयनगर होगी। इन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा टसल चलने वाला है। सेम बातें मैंने हिंदी में भी लिख दी है, यहाँ पे पूरा का पूरा हिंदी में प्रोवाइडेड है, आप इसको कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, जिसने जो की है उसको वही मिलेगा। हाँ व्हाट ए मूव, मजा आ गया इनको, कहते हैं व्हाट ए मूव, बिल्कुल सही बात है, चेक एंड मेट वाली बात है ना। जो तुमने ऑर्डर किया भाई वही मिलेगा, मैं कुछ नहीं बदलने वाला। कुछ लोगों की बदतमीजियों की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से बहुत सारे लोगों को सफर करना पड़ता है, उनकी किताबें बीच रास्ते में अटक जाती है। नहीं करने वाला मैं किसी का भी चेंज, मेरे को मत बोलना कुछ भी चेंज करने के लिए। जो तुमने ऑर्डर किया तुम्हारे घर पे आएगा, बात खत्म। नहीं करेंगे इस चीज में, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, है ना। आप कुछ चंद बच्चों की वजह से बहुत सारे लोगों को सफर करना पड़ता है, मैं उस चीज में बिल्कुल आपके साथ अग्री नहीं कर रहा हूं। अब आप देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जैसे ही वो दौलताबाद को छोड़ता है, लेफ्ट द दौलताबाद, है ना। अब आप देखो कि दिल्ली में बैठा हुआ है भाई साहब। अब पूरा का पूरा एरिया में देखो ये कैसे डिवाइड करके रखता था अपने सामंतों को, फ्यूडेटरी को, अमीर बोलता था उनको, ठीक है। मैंने पहले भी ये चीज आपको बताई थी, इनको अमीरे सदा बोला जाता था, है ना। सदा समथिंग लाइक कि आप अलग अलग प्रोविंस बना दीजिए, अलग अलग
प्रोविंस का एक एक सीएम बना दो, ऐसे उनको अमीर बोल दो, आज की डेट के हिसाब से सीएम हो गए। अब अमीर सदा का मतलब होता है कि हर एरिया में जैसे अलग अलग बंदे बिठा दिए और उनको वहां का हेड बना दिया, एक छोटा सा फ्यूडेटरी बना दिया। अब आपको समझना है अमीर सदा, मान लो कि एक अमीर सदा को जो है सपोज करो कि 100-150 बंदा जो है हथियारबंद अलाउड था। अब ऐसे ही अब देखो गड़बड़ क्या होती है कि जब बहुत सारे अमीर सदा जो हैं वो परेशान हो जाएंगे। अब हर को 100 बंदा अलाउड है, 100 इसके 100 इसके 100 इसके, ऐसे करके मान लो कि 100 अमीराए सदा इकट्ठे हो जाएं, तो सोचो कि उनकी कितनी एक आर्मी ही बन जाएगी। समझ रहे हो, 100 अमीराए सदा इकट्ठे हो जाएं और सबको 100 हथियारबंद लोग चाहिए हैं, तो 10,000 की आर्मी इकट्ठी हो गई है। तो और ऐसा ही हुआ, हर अमीराए सदा ने क्या बोला कि आओ हम मिलते हैं, ये तुगलक तो पागल राजा है और वैसे भी वो नौटंकी कर रहा था, उल्ट पुल्ट चीजें कर रहा था, जनता उसके साथ नहीं दे रही थी। तो वो बहुत सारे अमीराए सदा मिलते हैं आपस में और जो है डिसाइड करते हैं कि अब हम एकजुट हो जाते हैं, एक सेना की तरह बिहेव करेंगे। और ऐसे में देखिए कि जो तुगलक है, तुगलक उस पूरे के पूरे रिवोल्ट को यहां पे क्रश करने आता है, नीचे की तरफ आता है, लेकिन वो उस रिवोल्ट को क्रश नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे ही वो यहां पे क्रश करने की कोशिश कर रहा होता है पूरे के पूरे रिवोल्ट को इस एरिया में, लेकिन उतने में ही क्या होता है कि इधर गुजरात वाले भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर देते हैं। अब जब गुजरात वाले भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे तो तुगलक के लिए एक लैंड लॉक्ड जगह की बजाय एक पोर्ट वाला एरिया कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वहां से रेवेन्यू कहीं ज्यादा आएगा, व्यापार हो रहा था, है ना, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अपनी बेशकीमती चीज जो है उसको बचाने की कोशिश करोगे, या फिर लेस इंपॉर्टेंट चीज को, जैसे मान लो एक लोहे का तुम्हारे पास नेकलेस है, किसी ने लोहे का कड़ा बना लिया, लोहे का कड़ा नीचे गिर गया, और एक तुम्हारे पास है सोने का कड़ा, तो तुम सोने का कड़ा नीचे गिरा उसको बचाने की कोशिश करोगे, ना कि लोहे के कड़े को। वैसा ही है यहाँ पे कि इसकी बजाय उसने सोचा, तुगलक ने, वो अभी यहाँ पे लड़ ही रहा था, इतने में उधर से न्यूज आ गई कि वो भी बेचारे अलग होना चाह रहे हैं, तो तुगलक भाई साहब यहां से उठ के मुंह उठा के गुजरात पहुंच लिया कि नहीं नहीं अब पहले गुजरात को बचा लेता हूं, अगर ये भी हाथ से निकल गया तो मेरा तो रेवेन्यू का सत्यानाश हो जाएगा। यानी ये भाई इतना ज्यादा आप देखिए कि अनस्टेबिलिटी तुगलक के टाइम में रही है। ऐसा नहीं है आपको ये समझना कि नहीं नहीं ये मुस्लिम शासक था तो बन गया तो सब कुछ मजे में चल रहा था, इनको जीना हराम कर रखा था। आप समझो बाकी लोगों ने इनका जीना हराम, कितना मुश्किल है इनको टैकल करना। और खिलजी का भी ऐसे ही हाल था, जिसको सबसे बड़ा बादशाह माना जाता है दिल्ली डायनेस्टी का, उसकी भी पौबाना कर रखी थी, यहाँ पे बैंड बजा के रखी हुई थी, है ना। वो भी जैसे ही मुंह पलटाता था पीछे वाले अपने आप को फिर से अलग से घोषित कर देते थे। ऐसा ही होता था, ये इतना आसान चीजें नहीं है। ठीक है भाई, क्या कर रहा है? हाँ, ये राजीव भाई, मैं तुम्हें बताता हूं, बदतमीज आदमी ये बोल रहा है कि बुक के अंदर 30% है। पहले तो तू मुझे ये बता कि और किसी किताब में है इतना कंटेंट, ये बता। और बुक में तुझे करनी है एसएससी की तैयारी है या पीएससी की तैयारी करनी है, ये बता। पहले कौन से पेपर की तैयारी कर रहा है तू, ये बता मेरे को पहले। है हमें सिखाने आ रहा है। अभी मैंने वीडियो के शुरू में बोल दिया, मैं तो हर दिन कंटेंट बदलने वाला हूं। इस हिसाब से तो तू कोई किताब पढ़ ही नहीं सकता दोस्त। तू ऐसा कर, लूसेंट पढ़ ले बैठ के आराम से, है ना। तू लूसेंट पढ़ आराम से बैठ के, और जीवन के अंत तक अपने आखिरी अटेम्प्ट तक लूसेंट पढ़ना बैठ के, मजे मारना। ठीक है दोस्त, अभी इधर ध्यान दे ले, ठीक है। बाकियों को मत बता कि क्या करना है, पता तो है नहीं है कुछ भी, और दिमाग लगाना नहीं है। वीडियो को शुरू से देखा नहीं कि भैया मैं तो रोज अपडेट करूंगा चीजें, मैं कल फिर कोई नई चीज ले आऊंगा, तो क्या रोज किताब नहीं बनेगी क्या? अजीब आदमी है यार, अलग ही आइटम है यहाँ। चलो, अब ये अमीराए सदा जो है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे दौलताबाद का जो एरिया है, ये दौलताबाद था यहाँ पे, है ना, जहाँ पे तुगलक ने पहले अपनी कैपिटल बनाई थी, उसको पूरे को कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पे ये अब देखो कि डर है एक। अभी देखो तुगलक का ऐसा नहीं है कि तुगलक चला गया तो सब कुछ ठीक है, ये बहुत टॉर्चर किया करते थे, आपको पता है ना, जो भी इनके हथकंडे चढ़ता था कितना ज्यादा। अभी देखो कि शंभाजी के बारे में हम देखेंगे, है ना, मूवी आएगी तो उसमें कितना ज्यादा टॉर्चर है। तो यहाँ पे भी भैया बहुत टॉर्चर करते थे ये लोग। अगर उसके हाथ लग गया कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके खिलाफ भड़का रहा था लोगों को, तो मतलब समझो कि उसकी तो मौत है, और मौत भी इतनी खतरनाक कि भैया रोएगा वो इंसान। तो यहां पे अब इन सब अमीराए सदा ने सोचा कि हम में से जो भी राजा बनेगा वो चढ़ने वाला सूली पे। देखो कितना मजेदार खेल है कि राजा बनना सबको पसंद है, लेकिन यहां पे जो भी राजा बना, समझो कि अगर वो पकड़ में कल को आ गया तो उसका क्या हश्र होगा। सोचने वाली बात है, कोई राजा बनने को तैयार नहीं है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, एक बुढ़ऊ को पकड़ लिया भाई साहब। ये बुढ़ऊ इनके पास था जिसका नाम था इस्माइल माख। इस्माइल माख, इन्होंने बोला कि भैया तुम्हारी वैलिडिटी खत्म होने वाली है लगभग, है ना, तुम्हें कोई टेंशन है नहीं है, बुढ़ऊ तुम हो चुके हो, तो ऐसा करते हैं, हमारी सबकी तो वैलिडिटी है ही, कल को अगर पकड़े गए तो बोल देंगे कि यही आदमी था जिसने भड़काया था, है ना, सबके खिलाफ, तो इसी को पकड़ो। तो ऐसा करते हैं, बुढ़ऊ तुम्हें बना देते हैं। तो ये बुढ़ऊ जो है यहाँ का राजा बन जाता है, इस्माइल माख। ये आपको समझना है। कहानी समझ में आई आपको? बोलते हैं सर आप हरियाणा से हो क्या? मैं हरियाणा में भी रहा हूं, मैं पंजाब विच भी रहा हाँ, आई नो इंग्लिश ऑल्सो मेरे को हिंदी भी आती है, बहुत सारी चीजें मैंने सीख रखी, टेंशन ना लो।
अब यहाँ पे क्या होता है, इस्माइल मार्क को बना देते हैं भाई साहब, ये बैठ रहा है मजे से, और पता नहीं कि कब खंजर चल जाए। ये वही है, कांटों का ताज इसको पहना दिया भाई साहब कि कब तुम्हारे पिछवाड़े में वो कांटे घुस गए तुम्हें पता नहीं लगेगा, है ना। कांटों के तख्त पे बिठा रखा है इस आदमी को, थोड़ा सा भी प्रेशर हुआ तो गए उसके अंदर ही घुस जाएंगे उसके, है ना। तो अब ये जो है हो गया सारा का सारा खेल, अब ये भी चालू है ना। इसको लगता है आगे चल के कि भैया ये तो मेरे ऊपर ज्यादा ही सूली लटक रही है, ऐसा करता हूं मैं अपना जो है तख्ता थोड़ा सा खिसकाता हूं। तो ये सबको बोलता भाई साहब मैं तो हो गया हूं बुढ़ऊ, तो मैं नहीं बन सकता अब तुम्हारा राजा, तुम ऐसा करो किसी और को बना लो, है ना। और फिर जो मजे काटने मजे काटते रहना। अब ऐसे में भाई साहब इनको अगेन इशू क्रिएट हो जाता है। तो इसी को पूछते हैं कि किसको बनाए, तो ये बोलता है कि ऐसा करो हसन गंगू को बना दो। अब ये हसन गंगू वैसे तो देखिए गंगू के नाम से ही आपको पता होगा ये एक ब्राह्मण था पहले तो, लेकिन बाद में जो है हसन एक सेंट हुए हैं या मौलवी टाइप मान लीजिए, उनके साथ रह के जो है अच्छा खासा वैसा ही आप समझिए कि इस्लामिक ही हो गया था एक तरह से। और हसन क्योंकि गुरु थे तो उनके नाम पे इसने अपना हसन गंगू नाम रख लिया था, बट अभी नाम चेंज भी करेगा। और इसने जो है गुलबर्गा को भी जीत रखा था, यानी कि इन सब में थोड़ा सा ताकतवर आप समझिए कि यही था हसन गंगू। तो इस्माइल मार्क बोलते हैं कि ऐसा करो इस हसन गंगू को बना लो भाई साहब, मैं तो बड़ा हो गया हूं, मेरी वैलिडिटी खत्म होने वैसे भी वाली है, अब मेरे को सुकून से लुढ़कने दो, तुम इसको बनाओ, है ना। ये ठीक है, ये लड़ भिड़ भी लेगा। तो हसन गंगू को यहाँ पे जो है यहाँ का सुल्तान एक तरह से घोषित कर दिया जाता है। और ये क्या करता है, ये गुलबर्गा को भी कॉन्कर करके रखता है और वहीं पे जो है अपनी कैपिटल भी बनाता है गुलबर्गा में, ठीक है भाई। तो गुलबर्गा यहाँ पे है कहीं दौलताबाद के आसपास का एरिया एक गुलबर्गा है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई इनका लगभग एक्सट्रीम वाला नॉर्थ वाली साइड पे पूछ लेगा तो ये बैराड तक जो है इन लोगों ने अपना फैला रखा था। ये पूरा बहमनी किंगडम अल्टीमेटली यहाँ पे निकलने वाला है, ये आपको समझना है। ये मुस्लिम किंगडम एक और निकलेगा यहाँ से दिल्ली सल्तनत से बाहर, जिसका नाम है बहमनी किंगडम, ठीक है। दोनों हम पैरेलल पढ़ रहे हैं, विजयनगर और बहमनी को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अलग अलग पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अलग अलग, कंफ्यूज हो जाओगे। एक साथ पढ़ाऊंगा तो मजा भी आएगा उसको, क्योंकि कुछ ना कुछ खेल होते रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपस में ही खेल होगा बहुत तगड़े वाला, अभी देखते जाओ। अब ये हसन गंगू के पास जो है ना भैया, ये इसने भी बलबन वाली नीति अपनाई। बलबन ने क्या किया था, फारसी वाला कल्चर इंट्रोड्यूस करने की भारत में कोशिश की थी, है ना। तो इसने इसको पता था कि ईरान के जो लोग हैं बहुत ज्यादा कट्टर रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा एक दूसरे से बदला लेने की भावना उनके अंदर रहती है ना, और लोग खौफ खाते हैं भारत के अंदर उनसे। तो इसने जो है ना वहां का एक वो समझ लीजिए जनरल हुआ है जिसका नाम था बहमन शाह। तो इसने अपने आप को ना एक डिसेंडेंट दिखाने की कोशिश की कि भैया मैं तो फारसी हूं, है ना। तो इसने जो है अपना नाम अलाउद्दीन बहमन शाह रख लिया। रियल में इसका नाम अलाउद्दीन बहमन शाह है ही नहीं, और ये तो है भी नहीं मुस्लिम, ये सोचो सबसे बड़ी बात तो। लेकिन इसने अपना नाम जो अलाउद्दीन बहमन शाह रख लिया, और यही बहमन जो है ना, इसी से ही बहमनी किंगडम की स्थापना होती है, इसी को बोलते हैं बहमनी किंगडम। और ये कब हो रही है, 1347 में। तो कुल मिला के क्या आपको ये कहानी समझ में आई है। पेड कोर्स में बहुत सारी वीडियोस अलग हैं, हनुमान सीरीज से बहुत सारी वीडियोस अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, वो होंगी ही अलग ना। ये हनुमान सीरीज भी उसमें डाल रहा हूं, लेकिन उसमें बहुत सारी वीडियो अलग हैं, उसमें तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का कंटेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया कि विजयनगर की स्थापना कैसे हुई है और बहमनी किंगडम की स्थापना कैसे हुई। ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर मैंने कर दिए हैं कि दोनों कैसे बने हैं। चलिए, ये हिंदी में वालों के लिए मैंने हिंदी में लिख दिया क्योंकि उनको दिक्कत आती थी, तो बहुत मेहनत कर करके जैसे तैसे करके ये मैंने हिंदी का भी कर दिया सेट, तो आपको सही रहेगा। एक एक कैलेंडर लगा के इसीलिए बताया, मैप के अंदर भी बताया, ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग यूं ही कहानी बोल के निकल लेते हैं, उनको कोई मेहनत करने का तो जरूर समझता ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये इसी को मेहनत कहते हैं कि एक एक एरिया को ये खुद बना रखे हैं भाई साहब, गोले बना बना के जैसे तैसे अपनी ऐसी की तैसी करा के आंखों से पानी आ जाता है, तो ये बनता है। ये यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाले, ये नेट पे भी कहीं नहीं मिलने वाले। ये मैप मैंने बनाई खुद है, तो ये आपको मिलेंगे भी नहीं कहीं, ठीक है। तो बहुत मेहनत करके एक एक एरिया को बना के और वहां पे पूरा का पूरा टैगिंग किए, ये हमने खुद बनाया अपने हाथ से। तो इतना आसान नहीं है कि आप सोचो कि कहीं और मिल जाए, कोई कॉपी कर ले तो एक अलग बात है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। मिल जाएगा भाई, सबको मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्टैटिक का भी करेंगे, टेंशन मत लो। अभी मेरे को पढ़ाने दो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखो, दिल्ली सल्तनत खत्म किया, अब दिल्ली के बाद जो है हम विजयनगर भी कर रहे हैं। मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं पढ़ा देता हूं, है ना। अब आप देखिए कि खेल यहां पे कैसा होने वाला है। देखो, जितने भी लोग, ये जो बहमनी वाले हैं और इधर विजयनगर वाले हैं, है ना, आप समझना कि यहां लगभग जो है ये विजयनगर का एरिया पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे माबार का एरिया है, इधर जो एरिया कैप्चर किए हुए हैं ये रेड्डीज किए हुए हैं, और ये जो है वारंगल का एरिया है। साथ में आप देखिए कि यहाँ एक नदी है जो ये गोदावरी का तट है, और इस तरफ जो है ये कृष्णा रिवर का तट है, समझ रहे हो। और अगर कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी देखा जाए तो ये तुंगभद्रा रिवर है। तो ये तीन नदियां भी मैंने बता दी। अब मेरे को खुद बताओ कि जो सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया होगा वो कौन सा होगा, जहां से पैसा ज्यादा आएगा। पैसा कहां से ज्यादा आएगा, जहां फसल अच्छी होगी। फसल कहां अच्छी होगी, जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी। मिट्टी कहां की उपजाऊ होगी, जो नदी के किनारे होगी वहां की मिट्टी उपजाऊ होगी, वहां पे ईजी रहेगा, है ना, तराई करना
पूरी की पूरी फसल को ईजी रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तो एरिया बनता है ये एरिया देख रहे हो, दो नदियों के तट पे है, इधर है गोदावरी, इधर है कृष्णा, ये दोनों नदियों के बीच का एरिया जो है, ये एरिया बहुत फर्टाइल था। ये एरिया कौन सा? कृष्णा गोदावरी बेसिन। पहला एरिया कॉन्फ्लिक्ट का बन गया। दूसरा एरिया कॉन्फ्लिक्ट का जिसके कारण तो सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं वो ये है, ये वाला दिख रहे हो, ये वाला, ये द्वाब का रीजन है, इसको बोलते हैं तुंगभद्रा द्वाब रीजन। ये दो नदियों के बीच में कृष्णा और उसी की ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा, ये तो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था, सबसे ज्यादा युद्ध इसी के लिए हुए। तो ये दूसरा कारण बनता है युद्ध का। तीसरा कारण कौन सा बनता है? ये कोंकण का एरिया, ये दिख रहा है आपको कोंकण का एरिया, ये जो मैंने अलग कलर से मार्क किया आपको दिख भी रहा होगा। ये कोंकण के एरिया में पोर्ट्स बहुत थे, इस वजह से आप देखिए कि गोवा वगैरह जितनी भी चीजें सब इधर ही पड़ रही हैं, इसी एरिया में पड़ रही हैं। यहाँ गोवा है ना, उस टाइम के लोग भी भैया फैसिनेशन था अलग से गोवा के लिए, है जाते थे उधर। वो कौन से हैं वो लाइन, बागा बीच के पास कौन सी लाइन है यार, मेरे को टिट्टोज लेन है, वहां पे वो है डोलने जा रहा हूँ आज मैं, टिट्टोज लेन है गोवा तो मेरे को चाहिए। तो उधर विजयनगर वाला मांग रहा है कि गोवा मेरे को दे दो, उधर जो है बहमनी वाला मांग रहा है कि अच्छा तुम अकेले अकेले बीच पे कैसे घूमोगे, कच्छा पहन के मैं भी बीच पे जाऊंगा, मेरे को भी कुछ बीच चाहिए, है ना। तो अलग ही शौक चल रहे हैं सबके। तो ठीक है भाई, है ना। तो इसीलिए ये कोंकण के लिए युद्ध हो रहा है, एक उपजाऊ भूमि जो है तुंगभद्रा द्वाब के लिए, और दूसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन के लिए। कहानी समझ में आई आपको कि पूरी की पूरी क्या है, और नदियों का भी मैंने पूरे का पूरा बता दिया है। अगर कोई पूछ ही ले कि कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पे था, तो इजीली किंगडम का आप बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्त, ये हिंदी के लिए लिख दिया, तो हिंदी वाले पढ़ लेना। नेक्स्ट, अब देखो, जब दोनों किंगडम की शुरुआत हो गई है तो अब दोनों को पैरेलली पढ़ेंगे, और कैसे शुरू हो रहा है और कौन सा सुल्तान आ रहा है और कौन सा नीचे राजा आ रहा है वो हम सब देखने वाले हैं। ऊपर जो आप पूरी लाइन देख रहे हो ये बहमनी वालों की देख रहे हो, और नीचे जो आप पूरी लाइन देख रहे हो ये विजयनगर वालों की देख रहे हो। ठीक है, एक एक को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मैंने लगाया है, बहुत मेहनत लगाई है, ये पूरी स्लाइड बनाने में 2 से 3 घंटा लगा है सच बताऊं तो। चलिए, आपको ऐसे ही लग रहा हो, ये देखो एक एक, ये देख रहे हो एक एक पूरा का पूरा ढूंढा है ये देखो, ऐसा थोड़ी है। ये देखो ये क्रॉस भी, भाई बहुत सारे एक एक एलिमेंट को ढूंढ ढूंढ के लगाने में ही तो जान निकलती है, और ये पूरी क्रिएटिविटी का काम है, ये इतना आसान काम नहीं होता है। चलो, अब यहां देखिए हसन गंगू जो है ना, इससे सारी की सारी कहानी की शुरुआत हो रही है, और हसन गंगू का टाइम पीरियड 1347 से 1358 के बीच में चल रहा है दोस्तों। अब हसन गंगू के हिप कंटेम्परेरी, यानी उधर बहमनी और नीचे जो है विजयनगर, इसीलिए मैंने विजयनगर को नीचे रखा, बहमनी को ऊपर रखा, क्योंकि वो ऊपर है बहमनी वाला, नीचे विजयनगर है, तो आपको ध्यान रहेगा। अब इसी के ही टाइम पीरियड में दूसरा यहाँ पे जो है कौन है, हरिहर है। अब आपको कोई पेपर में पूछ ले तो आपके दिमाग में शायद ये आता होगा कि नहीं नहीं, पहले जो है हरिहर और बुक्का राजा दोनों बन गए। राजा दो नहीं हो सकते ना, राजा तो दोस्त एक ही होगा। तो हरिहर और बुक्का में से पहले राजा कौन बना था? हरिहर पहले राजा बना था, ये आपको ध्यान रखना है, 1335 से 1356 के टाइम का। और इधर देखिए 1347 से 1358 के टाइम का। कुल मिला के मोटी मोटी बात है कि हसन गंगू के कंटेम्परेरी जो है हरिहर इधर राजा, उधर हसन गंगू अपनी शासन चला रहा है, नीचे हरिहर चला रहा है, तुगलक अपनी ऐसी की तैसी करवा रहा है। ठीक है भाई, समझ आ रही कहानी आपको। फिर ऐसे ही हरिहर के मरने के बाद जो है बुक्का बनेगा, बुक्का 1356 से 1377 के बीच में बनेगा, और फिर वहां पे जो उस टाइम पे बन रहा है मोहम्मद शाह वन बन रहा है। ठीक है, तो इसी के आगे जो राजा बनेगा मोहम्मद शाह वन बनेगा। फिर बीच में जो है बहुत सारे विकेट लुढ़केंगे। आप देखो कि 1 2 3 4 5 राजा जो है एक के बाद एक लुढ़केगा, वहां पे बिल्कुल ही काबिल राजा नहीं थे, तो उनको किसी को कोई मार रहा है, किसी को कोई मार रहा है। 5 राजा के लुढ़कने के बाद यहाँ पे ताजुद्दीन फिर हो जाएगा, ये 1397 से 1422 एडी के बीच में आएगा। और इसी बीच में आप देखिए कि ये 1422 1397 से 1422 पे आ रहा है, और यहां पे देखो 1404 से 1422 वाला टाइम देवराय का है, यानी ये दोनों कंटेम्परेरी हैं। ये इसीलिए बनाया है ताकि आपको पता लग जाए, हरिहर के साथ कंटेम्परेरी नहीं है ये दोनों, ये आप ध्यान रखना। ये मैं आगे तक मैप आपको दिखाता रहूंगा, ये टाइमलाइन है पूरी की पूरी। ये दोनों कंटेम्परेरी हैं ज्यादा, क्योंकि ये जो है पहले हार जाएगा देवराय वन, तो अपनी बेटी की शादी इससे करवा देगा ताजुद्दीन से, फिर बाद में ताजुद्दीन को एक पूरा का पूरा षड्यंत्र करके हराएगा। एकदम मैं आपको बताऊंगा, पूरी चेस की गेम है, बहुत तगड़े वाली, तो आपको मजा भी आएगा सुन के, है ना। लेकिन ये जो बंदा है ये अपने ही एम्पायर को बिल्ड करने में कोशिश करता है। अब वो क्यों होगा, यहाँ पे कितने लाख हिंदू मारे जाएंगे, कितने लाख मुस्लिम मारे जाएंगे, बहुत गंदी गेम होने वाली है पॉलिटिक्स की। आप देखो कि नॉर्थ में तो जो चल रहा था चल ही रहा था, यहाँ तो जनता भी भोग रही है इनका, तो अभी देखते रहो कि क्या होने वाला है, यहाँ अलग ही खेल चलेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी टाइमलाइन चलेगी, इसको हम बार बार इस टाइमलाइन पे आकर देखते रहेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी। अभी पहले मैं हसन गंगू और इधर हरिहर वाले सिस्टम को चालू करता हूं। ऐसे ही आप देखिए कि ये पूरे का पूरा मैंने बना दिया है, इसको आप देख सकते हो। ये जो है ना विजयनगर वाली,
विजयनगर वाली पूरी की पूरी जो देख रहे हो, इसी को एक्सटेंडेड में बनाया है। ये पहली तो है संगम डायनेस्टी, इसमें भी अलग अलग डायनेस्टी, जैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर अलग अलग डायनेस्टी हुई है ना, कि ये तो हो गए स्लेव डायनेस्टी, ये हो गए तुगलक्स हो गए, है ना, ये खिलजी हो गए। ऐसे ही आप देखिए कि जो विजयनगर एम्पायर है, यहाँ अलग अलग डायनेस्टी आई। पहले संगम आई, संगम के बाद लुढ़कने के बाद जो है फिर जो आप देखो कि कौन सी आएगी, ये संगम लुढ़क जाएगी, तो संगम के लुढ़कने के बाद जो है फिर सलुवा डायनेस्टी आई, सलुवा के बाद तुलुवा डायनेस्टी आई, तुलुवा के बाद जो अराविडू डायनेस्टी आई। और यहाँ पे आप सोचो विजयनगर के सबसे बड़े राजा किसको बोला जाता है? कृष्णदेव राय को बोला जाता है। तो अगर कोई पूछ ही ले कि कृष्णदेव राय जो है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और यही दो मेन राजा हैं तुलुवा डायनेस्टी के। तो और मेन क्या, कृष्णदेव राय ही है मेन इनके। तो आपको कंसेप्ट ये याद रखना, कई बार हमारे माइंड में होता है कि संगम वाले हैं, ये संगम एज अलग है भाई, वो संगम अलग है, ये संगम डायनेस्टी है। वो संगम एज है, ये संगम डायनेस्टी है, ठीक है। वो चोला चेरा पांड्या वाली संगम एज को आप कंफ्यूज मत कर देना, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये संगम डायनेस्टी थी पहले, संगम के बाद आई सलुवा, है ना, ये रही संगम, संगम के बाद सलुवा, सलुवा के बाद तुलुवा, तुलुवा के बाद अराविडू। और ये कंफ्यूज नहीं करना कृष्णदेव राय के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग देवराय से 1 से और देवराय 2 से सोचते हैं कि शायद कृष्णदेव राय भी जो है यहीं पे बिलोंग करते थे। तो देवराय 3 हुए हैं, पहला हुआ है देवराय 1, दूसरे हुए देवराय 2 और तीसरे हुए हैं कृष्णदेव राय। यानी कि देवराय से आपको कंफ्यूज नहीं करना, फिर उसके बाद भी हुआ अच्युता देवराय, है ना। तो इसीलिए आप देखिए 3-4 हुए हैं, ये तो कंफ्यूज नहीं करना है इस चीज में। ये तुलुवा से है, यही पेपर में बार बार आता है क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। चलिए ये हो गया। अब आप देखिए कहानी कैसे चलती है। आप देखो कि जब हसन गंगू लुढ़कता है, मैं यहां से बताता हूं, हसन गंगू लुढ़कता है तो मोहम्मद शाह 1 जो है ना, ये गद्दी में बैठेगा, ये आपको माइंड में रखना है। और हरिहर के बाद बुक्का बैठेगा। अब मैं आपको पूरा का पूरा आगे स्टोरी लाइन में लेकर चलता हूं। आप देखो कि ये पूरे का पूरा एरिया है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ कि सेकंड रूलर जो है मोहम्मद शाह 1 बैठ रहा है, इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना 1358 से 1375। और ये कहां पे बैठ रहा है? ये इधर बैठ रहा है, ये बहामनी का रूलर है। और उसी ड्यूरेशन में आप देखिए कि यहां पे सुल्तान चेंज हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक तो लुढ़क जाता है और उसकी जगह पे कौन बैठ जाता है? फिरोज शाह तुगलक आके, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का नाम आपको याद होगा, है ना, कि 1351 से 1388 के बीच में जो है फिरोज शाह तुगलक बैठता है। तो ये मैंने बता दिया, ये बहामनी किंगडम है, ठीक है। एक मिनट, ये बहामनी किंगडम हो गई और यहां पे आपकी ये हो गया जो विजयनगर वाली हो गई, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है दोनों के बीच में। अब आप देखिए कि मोहम्मद शाह यहां पे जो है 1363 में अटैक होता है वारंगल के ऊपर। वारंगल कहां गया? ये रहा वारंगल, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा वारंगल पे जब अटैक करता है मोहम्मद शाह यहाँ पे बैठा हुआ, तो वो पूरा का पूरा यहाँ का एरिया जीत लेता है वारंगल का। बहुत तबाही यहाँ पे मचाता है, बहुत लोग मरते हैं और वारंगल लगभग आधा जो है इन्हीं के एरिया के यहाँ पे आ जाता है। गोलकोंडा फोर्ट होता है यहाँ पे, गुलबर्गा नहीं कह रहा, गोलकोंडा फोर्ट, और यही इनका वरंगल वालों का मेन फोर्ट था। तो गोलकोंडा फोर्ट अगर इनके पास आ गया, समझ लो बहामनी के पास, तो लगभग सारा एरिया ही आ गया। तो ये बिल्कुल पिचक जाते हैं, एंड में रह जाते हैं ना वरंगल वाले। काकातियस की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के आप देखिए कि काकातियस या वरंगल वाले जो है बिल्कुल सप्रेस होकर साइड में रह जाते हैं। अब ये यहाँ पे एक डील साइन कर लेते हैं और लगभग देखियो कि इन्होंने भी ये मेन एरिया तो जीत ही लिया है। अब छोटा मोटा एरिया उधर जा भी रहा है तो जाने दो, है ना। तो उन्होंने जो है दोनों ने एक डील साइन कर ली कि भैया आज के बाद हम नहीं लड़ेंगे, और इन्होंने मान लिया कि हम जो है इनकी एक तरह से फ्यूडेटरी के तौर पे रहेंगे, यानी कि ये हमारे माई बाप हैं, है ना। बहामनी वाले जो है वरंगल वालों के माई बाप हैं, इन्होंने ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली बात। तो कभी भी उनसे ऐसा नहीं कर सकते कि उनको बाईपास कर रहे हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो दोनों के बीच में एक पीस ट्रीटी यहाँ पे साइन हो जाती है वरंगल के साथ जो है बहामनी किंगडम की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए कि दोनों के जितने भी सक्सेसर होते हैं, चाहे इसके आगे जितने भी सक्सेसर रहेंगे चाहे इसके सक्सेसर, दोनों कभी भी एक दूसरे के एरिया को एनक्रोच करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ का राजा कौन है? मोहम्मद शाह 1 है, ये आप माइंड में क्लियर रखना। और अभी मैं विजयनगर के बारे में भी बताऊंगा, ये हिंदी का हो गया सारे का सारा। अब आप देखिए कि मोहम्मद शाह 1 का ही टाइम चल रहा है, लेकिन विजयनगर में क्या हो रहा है वो समझते हैं। ये विजयनगर है, विजयनगर में इस वक्त देखिए हरिहर के बाद कौन बैठ गया? बुक्का बैठ गया। बुक्का 1356 से 1377 के आसपास का है, और ये देखो 1358 से 1375 के आसपास का, यानी दोनों लगभग कंटेम्परेरी राजा हैं। अब जो बुक्का का देखो कि क्या चाह रहा है कि हमने जो है ये एरिया तो पूरे का पूरा जीत ही लिया है, अब ये भाई साहब चाह रहे हैं ये जो द्वाब का एरिया है, तुंगभद्रा द्वाब का, ये भी किसी तरीके से विजयनगर के हाथ आ जाए। इससे क्या होगा? बहुत पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। तो होता क्या है, यहाँ पे एक फोर्ट होता है, ये जो झंडा लगा रखा है ना, ये झंडा देखिए, ये मैंने एक एक डॉट लगा के पूरा का पूरा क्रिएट किया है खुद ही, है ना। ये देखो आप, ये पूरा का पूरा क्रिएट किया है। तो आप देखो ये झंडा लगा के
ये देखो, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इस फोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। इस फोर्ट के ऊपर जो झंडा है और ये झंडा सेम ही दिखेगा आपको। तो ये जो आप देखिए कि इस एरिया में एक फोर्ट पड़ता था, जो कौन सा फोर्ट है, मुदकल फोर्ट। ये मुदकल फोर्ट आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब मुदकल फोर्ट पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, अगर किसी एरिया को लेना है तो सीधी सीधी सी बात है, वहां के किसी किले पे कब्जा करना पड़ेगा, वही उसका राजा बन जाता है। सिंपल सी बात है, नहीं तो कैसे डिफाइन करोगे कि हाँ ये मेरा राज में आती है एरिया। फोर्ट ले लिया तो मतलब वहां का राजा बन गया, सीधी सी बात है। तो इतने में क्या होता है कि यहां पे देखिए कि अभी मोहम्मद शाह वन जो है यहां प्रेजेंट नहीं होता है, वो अभी वहां पे है। और इस एरिया में जो है अभी बहुत ज्यादा कोई सुचारू रूप से चल भी नहीं रहा सिस्टम, और आपस में कोई लड़ाई हो भी नहीं रही है सच। कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात इतनी है नहीं है अभी तक, है ना। लेकिन होता क्या है, मौके का फायदा उठा के जो है ये भाई साहब बुक्का जो है, इसको लगता है कि शेर के मुंह को खून लग गया जैसे, है ना। तो ये क्या करता है, ये यहां हमला कर देता है। और यहां जो है मुदकल फोर्ट के ऊपर देखिए बहुत सारे मुस्लिम होते हैं, हजारों की या तादाद में 20 25 30 हजार कितने भी हो सकते हैं। तो उनको जो है ना स्लॉटर करता है बहुत ब्रूटली, जो है ये जो बुक्का है उनको किल करता है। यहां पे जितने भी मुस्लिम होते हैं सब मारे जाते हैं, और सिर्फ जो है एक आदमी को छोड़ता है। इसे लगता था कि मैं खौफ क्रिएट कर लूंगा, तो इसने सिर्फ एक आदमी को छोड़ा, और वो उस आदमी को भी इसलिए छोड़ दिया कि तुम भाई मैसेंजर के तौर पे जाओ और वहां पे अपने मोहम्मद शाह वन को बता दो कि यहां पे आज की बात नजरें नहीं उठानी है। अब देखो, ये तो भाई बेइज्जती वाली बात होगी मोहम्मद शाह वन के लिए। मोहम्मद शाह की यहां पे थू थू होने लगी है कि उधर से हिंदू साम्राज्य वाले इतने मुस्लिमों को मार गए। आप सोचो, आज पाकिस्तान और जब इंडिया का युद्ध होता है बॉर्डर पे, मान लो हमारे 4 जवान भी शहीद होते हैं, तो कितना ज्यादा रोष प्रदर्शन हो जाता है अपने देश के अंदर, है ना। समझ वाली बात, हम कहते हैं ना 4 के बदले 8 लेके आओ उनके। अब यहां पे तो भैया और गंदा सीन हो गया, मोहम्मद शाह वन का खुद तख्ता पलटने को हो गया कि भैया ये क्या चल रहा है, बेइज्जती, घनी बेइज्जती हो गई है। तो है, अब समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसी सिचुएशन को कैसे संभाला जाए। तो मोहम्मद शाह जो है ना, ये जो मोहम्मद शाह यहाँ का राजा है, ये कसम खाता है, तलवार निकालता है और बोलता है कि जब तक इस तलवार से 1 लाख हिंदुओं को नहीं मार दूंगा ना, तब तक ये तलवार को म्यान में नहीं घुसाऊंगा। भाई गंदा प्रण यहाँ पे ले रहा है, भीषण प्रतिज्ञा ले रहा है यहाँ पे। अब देखो खेल बदल जाएगा। देखो फालतू में किसी के पट्टे में टांग अड़ाई इन्होंने, अब यहाँ पे करना नहीं चाहिए था, अब गंदा काम हो गया। अब क्या होगा, ये आएगा भाई साहब, ये पहले तो जितने भी यहाँ पे हिंदू हैं उनको तलवार से मारेगा। अब देखो कि इतना तलवार के साथ रक्तपात बहा रहा है, और 1 लाख हिंदू तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, यहीं तक नहीं रुकता है, यहां से आगे भी विजयनगर एम्पायर में बढ़ जाता है, और वहां पे जाके भी जो है स्लॉटरिंग चालू रखता है कि नहीं नहीं भैया, मैं मार के रहूंगा, जितने भी खत्म कर सकता हूं खत्म करूंगा। आप समझो नॉर्मल सिविलियंस को जो है बुक्का की इस गलती का जो है भुगतान करना पड़ रहा है। अब देखो कितनी वियर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब बुक्का साहब कहां पे, ऐसी सिचुएशन में आप सोचोगे तो बुक्का साहब जंगल में जाके छुपे हुए हैं, इनका पता ही नहीं लग रहा कि कहां साहब हैं ये। तो अगेन देखिए कि कैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब देखो यही मैं चीज बोलता हूं, कई बार हम जो है बहुत सारे राजाओं को हीरो बना देते हैं ना। अब ये देखो, ये भाई साहब का आता पता ही नहीं लग रहा है। हालांकि ये देखो कि मोहम्मद शाह उसको पकड़ तो नहीं पाता, लेकिन कितने दिन स्लॉटर करता रहेगा भाई, क्या उसको और कोई काम धंधा नहीं है कि यहाँ पे हिंदुओं को मारता रहे, हैं ऐसा तो है नहीं है। और पीछे से पता लगे कि तुगलक उसको हड़प लिया उसके मेन राज्य को, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर पूरी मेजर सेना इधर ही लगा के रखेगा तो उधर से कोई कब्जा कर लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ना एक पॉइंट पे छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं इसने 10,000 लोगों को मारा, 20 को मारा, 60 को मारा या 1 लाख को मारा, किसने देखा, जाके गिने थोड़ी थे। अब है जनगणना थोड़ी हो रही थी संसद कि नहीं नहीं गिनो कि 1 लाख हुए कि नहीं हुए। बट मुद्दे की बात है कि काफी जो है स्लॉटरिंग इसने मास स्केल पे जो है जिनोसाइड टाइप की स्लॉटरिंग जो यहाँ पे की, और फिर जो है वापस गया। और अल्टीमेटली अब देखिए, क्योंकि उसको पकड़ भी नहीं पाया, तो फाइनली फिर ये भाई साहब एक प्रेम पत्र इसको लिखते हैं कि भैया आपका बदला पूरा हुआ, अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा सुलह कर लेते हैं, जैसे सिचुएशन पहली थी वैसी रखते हैं। तो मान गया वो, कहता ठीक है यार, मेरी भी इज्जत बच गई, तुम्हारा भी मैंने कांड कर दिया, अब ऐसा करते हैं जैसे सिचुएशन पहली थी वैसी रहेगी, यानी कि ये विजयनगर रहेगा और ये पूरा का पूरा बहामनी रहेगा। अब देखो क्या फायदा हुआ भाई इस चीज का, इतना कलेश करके। बट कलेश तो शुरू हो चुका है ना भाई, कलेश को कौन खत्म कर सकता है इस चीज में। और अब इसके ऊपर भी तो लांछन है। अब आगे चल के जब मौका मिलेगा ये आदमी फिर जो है यहाँ पे करेगा कुछ ना कुछ, यहाँ इसके वंशज करेंगे, सीधी सी बात है। यानी इस एरिया के लिए और इस एरिया के लिए भैया कलेश मचने वाला है, घमासान का बहुत गंदा कलेश मचने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो अब डील हो गई है, और इसमें जो है एक डील करते हैं दोनों, इस तरफ वाले भी और उस तरफ वाले भी, कि आगे से कभी युद्ध होगा ना तो हम सिविलियंस को हाथ नहीं लगाएंगे। अब ये कोई सेंस वाली बात भी नहीं है। युद्ध जो होता है 2 राजाओं और उसके सोल्जर्स के बीच में होता है, कभी भी जनता के बीच में नहीं होता। आज हमारा मान लो चाइना के साथ युद्ध हो जाए या पाकिस्तान के युद्ध हो जाए, तो हम जाके अगर उनके नॉर्मल इंसानों को मारने लग जाए, कितना गलत होगा। या वो आके हमारे यहाँ के नॉर्मल सिविलियंस को मारने लग जाए, तो क्या वो एक अच्छी चीज है? वो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। क्या सिविलियंस कर रहे हैं युद्ध? भाई युद्ध है सोल्जर्स के बीच में, जो सोल्जर उनके साथ लड़िए और काम को खत्म कीजिए, है ना। तो सिविलियंस को कभी नहीं मारा जाना चाहिए। बट यहाँ पे इतना बड़ा सिविलियंस का साथ हानि हुई कि इन्होंने डील साइन कर ली कि आज के बाद सिविलियंस को नहीं मारेंगे। हालांकि बाद में इन दोनों ने ही बहुत बार इस डील को क्रैक तोड़ने की भी कोशिश की, यानी कि बार बार सिविलियंस को मारते ही थे।
बट स्टिल सिविलियंस की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, ये आपको समझना है। तो अल्टीमेटली पीस ट्रीटी कब होती है? 1367 के अंदर जो है एक पीस ट्रीटी हो जाती है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैप के थ्रू, कैलेंडर के थ्रू मैं पूरा का पूरा बता रहा हूँ। हर स्लाइड में एक कैलेंडर दिखेगा ताकि आपको पता लग जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हटा देते हैं। चलिए, अब ये सिविलियंस का मैंने बता ही दिया यहाँ पे, और अल्टीमेटली सिचुएशन वापस से रिस्टोर होती है। और ऑब्वियसली बात है, इसके पास असला बारूद वगैरह भी अच्छा होता है, इसके पास भी तोप होती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती, तो सिचुएशन जो है ऐसी क्रिएट हो जाती है। ये हिंदी में भी मैंने लिख दिया, पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद देखो 1377 तक अब हम आ चुके हैं। अब सिचुएशन देखते हैं कि क्या है। अब विजयनगर के ऊपर आप देखिए कि विजयनगर की नजरें तो इधर थी, लेकिन अगेन मुस्लिम्स ने वहां पे जो है उसको रोक दिया है। अब हिंदू एम्पायर यहां तो नहीं जा सकता है। अब क्या किया जाए, किस तरफ से जाया जाए, तो ये नहीं समझ में आ रही है। तो अब बंदूक उधर की जगह बंदूक नीचे को घूम गई है ना। ये बंदूक को देखिए, ये रही ये बंदूक, देख रहे हो? तो ये बंदूक पहले ऊपर हुआ करती थी, अब घुमा के इसने बंदूक को इधर कर लिया, क्योंकि एम्बिशियस तो है भैया कि जीतना है, अपने एरिया को बढ़ाना है। अब वो बढ़ाए कैसे? तो बुक्का साहब ने बोला कि ठीक है, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे की तरफ चलते हैं फिर, है ना। वो हमारा क्या उखाड़ लेंगे। तो माबार की तरफ जो है हमला करने की कोशिश करते हैं, और यही माबार था जिसने यहाँ पे भी लूटपाट मचाई थी। तो एक सॉलिड रीजन भी मिलता है माबार के लिए। तो माबार यानी कि मदुरई के ऊपर जो हमला करते हैं और उनको जीत लेते हैं यहाँ पे। हालांकि आप देखिए कि बुक्का यहाँ पे हमला नहीं करेंगे, बुक्का का एक लड़का है कुमार कंपना, वो यहाँ पे हमला कर रहा है। तो ये हमें कहानी समझनी है, और अल्टीमेटली जो है यहाँ पे बेसिकली जो है इनको हरा देते हैं माबार वालों को, और ये एरिया भी अपने अंडर कर लेते हैं। अब देखो न्यू विजयनगर कैसा बनेगा। अभी तक का विजयनगर सिर्फ इतना सा था, अब देखो न्यू कितना बनेगा। ये पूरा का पूरा विजयनगर बन जाएगा। ये पूरा एरिया आप साउथ का देख रहे हैं, ये सारा अब जो है विजयनगर साम्राज्य बन गया है। कहानी समझ में आई कि विजयनगर साम्राज्य क्या बन गया है? ठीक है, चलो ये हिंदी में लिख दिया, आप इसको एक बारी रीड आउट मार लीजिएगा। चलो, अब देखो कहानी कहां तक पहुंची है। अभी तक जो कहानी है मोहम्मद शाह 1 तक पहुंच गई है और बुक्का तक पहुंच गई है। अब अगला टाइम में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ एक के बाद एक विकेट डाउन हो रही है, और यहाँ देखिए कि बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, इसको बोलते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। कि यहाँ पे एक के बाद एक जो है आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, और राजा कोई बन नहीं पा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत ही कलेश मचा हुआ है, ये आपको समझना है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ जो नया राजा आता है हरिहर 2, तो इसके पास तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये बहामनी पे अटैक कर दे भाई, बहामनी पे अटैक कर दे। ये भी तो हो सकता है ना कि वहां पे इतना ज्यादा वीकन है, लेकिन ये चूज करता है कि भैया मैं अटैक नहीं करूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है उनके पट्टे में टांग अड़ाने की, वहां जो हो रहा है होने देते हैं। क्योंकि आप देखिए युद्ध में भी आपको बहुत पैसा लगेगा, आपका पूरा अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इसने क्या ध्यान दिया कि अपने राज्य को समृद्ध बनाएंगे, उसको सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेंगे, और ये बिल्कुल सही भी है। जितने भी इनिशियल रूलर होते हैं, अगर आपने शुरू में एक टेरिटरी ले लिए तो उसको हमेशा सुदृढ़ बनाइए, उसके बाद दूसरे के घर में अटैक कीजिए, ना कि पहले ही अटैक करने लग जाओ और अभी खुद का घर कमजोर है तो फिर तो वो आके हरा ही देगा ना आपको। तो इसने जो है अपना ही साम्राज्य सुदृढ़ करने की कोशिश की, उनके साथ उनके पट्टे में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की। ये हमें समझना है, ठीक है भाई। और अभी इसी का टाइम पीरियड थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। तीसरा रूलर आ रहा है हरिहर, और हरिहर जो है 1377 से 1404 के बीच में है। और आप देखिए कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो हरिहर ने क्या, आप देखो इसके पूर्वजों ने क्या ट्रीटी कर रखी थी कि ये जो दोआब का एरिया है इसके ऊपर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो ये चूज करता है उस ट्रीटी को कि ठीक है भैया, हमने बहामनी के साथ ये ट्रीटी कर रखी है, लेकिन इसको ना करके हम क्या करते हैं, हम कोंकण का एरिया कॉन्कर कर लेते हैं। तो इधर से जाके कोंकण के एरिया को कॉन्कर कर लेते हैं, क्योंकि बात सिर्फ जो है ट्रीटी में वो इस दोआब के एरिया की हुई थी, कोंकण की तो बात ही नहीं हुई थी। तो इसने सोचा कि पोर्ट्स तो अपने कब्जे में लूं, तो इसने ये काम करने की कोशिश की कि भैया जहां से ट्रेड आना है, जैसे चोला लोग करते थे, है ना, तो वो एरिया के ऊपर कैप्चर करने की कोशिश की। क्योंकि आप एरिया को लेके क्या करोगे भाई, जहां से पैसा आएगा उसको तो लोगे ना, व्यापार होगा उधर से, पूरा का पूरा व्यापार यहाँ पे पोर्ट्स के थ्रू होना है, टैक्सेस मिलेंगे, तो पैसा आएगा तभी तो खेल चलेगा, नहीं तो मतलब क्या है एरिया का आप करोगे क्या इतने सारे एरिया को लेके, है ना। तो कुल मिला के ये वाला एरिया जो है ये कैप्चर करता है, ये आपको समझना है। इसके दो मेन युद्ध हुए हैं, हरिहर ने जो 2 अटैक किए, एक तो कोंकण के एरिया को ले लिया, ये मैंने आपको बता दिया है, एंड दूसरा क्या कहता है बेलगांव और गोवा जो है वेस्ट में बहामनी किंगडम के, उनको भी कैप्चर कर लेता है। तो गोवा और क्या कहते हैं बेलगांव जो है वो इधर ही पड़ रहे हैं, तो इनको भी जो है एक तरह से अपने अंडर कर रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सारे के सारे एरिया जो है कर लिया अपने अंडर। अब दूसरी इसकी जो मेजर कैंपेन है वो श्रीलंका की तरफ है, यानी कि एक कैंपेन इस तरफ भेजता है, और नॉर्थ का जो श्रीलंका, साउथ का नहीं सिर्फ नॉर्थ का, जैसे चोला लोग किया करते थे, है ना, वो गया था ना गंगईकोंडा इस तरफ, है ना, राजेंद्रा गया था ना इस तरफ, तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि ये भी जो है ये नॉर्थ श्रीलंका में भेजता है, और यहाँ पे जो है एक तरह से उनको अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। और इसी के टाइम में, हरिहर के टाइम में जो है एक कन्नड़ पोइट हुआ है जो बहुत फेमस पोइट हुए हैं, जिनका नाम है मधुरा, है ना, मधुरतान वही वाले। तो ये जो है इन्होंने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेदों की कंपाइलेशन की थी, और ये कन्नड़ पोइट थे, ये आपको समझना है। इन
इनको टाइटल भी दिए गए थे, वैदिक काम मार्गा या फिर वैदिक काम स्थापनाचार्य, ठीक है, वैदिक मार्ग स्थापनाचार्य यानी वेदों के मार्ग की स्थापना करने वाले, आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर वेद मार्ग प्रवर्तका इनका जो है नाम दिया गया था। तो अगर पेपर में आए तो आप बता सकते हैं। सेम ही बात मैंने हिंदी में भी आपको सारी की सारी मेंशन कर दी है। चलिए अब देखो कि टाइम पीरियड आएगा 1406 का। मैं वापस से टाइम लाइन पे लेके चलता हूं। मैंने आपको हरिहर की बात सारी की सारी समझा दी है। हरिहर तक की हमने कहानी समझ ली। इधर तो कुछ खास हो नहीं रहा कि जो मैं आपको बता दूं, मेन यही था समझने वाला। हरिहर के बाद कौन आ रहा है? देवराय वन आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट रूलर है। और देवराय वन के साथ कंपैरिजन में कौन है? ताजुद्दीन फिरोज हैं। आप दोनों के टाइम पीरियड को देखिए, ये 1422 में रिटायर हो रहे हैं, ये भी 1422 में रिटायर हो रहे हैं। 1397 में आ रहे हैं, ये 1404 में आ रहे हैं। तो लगभग सेम से टाइम के, ये हमें समझना है। ये भी तगड़ा रूलर है उधर का, ये इधर का तगड़ा रूलर है, ऐसे समझना है। तो ये दोनों का कंसेप्ट अब मैं आपको बताने लगा हूं। यानी टाइमलाइन में हम लगभग 1406 के टाइम के आसपास में पहुंच चुके हैं। अब आप देखिए कि यहां पे क्या होता है, ताजुद्दीन फिरोज का ही नाम जो है फिरोज शाह बहमन भी है। मैंने बोला ना, वो बहमन नाम इसीलिए रखते थे कि थोड़ा सा ईरान वाला जो इम्पैक्ट है वो दिमाग में लोगों के छपना चाहिए है। अब इसने क्या किया, इसने 2 अटैक किए हैं, ये आपको समझना है। पहला तो ये खेरला पे कहते हैं, केरला नहीं कह रहा मैं, खेरला कह रहा हूं, ठीक है। ये खेरला का एरिया है। यहां पे जो राजा है, गोंदवाना का एरिया, खेरला एरिया, यहां का राजा जो नरसिंह राय है। अब जब ये नरसिंह राय पे अटैक करता है तो उसको हरा देता है, और जो नरसिंह राय है उसकी लड़की से शादी कर लेता है, और बदले में नरसिंह राय इसको बहुत सारे तोहफे देता है, वॉर इंडेमनिटी देता है। वॉर इंडेमनिटी का मतलब है कि जो युद्ध में खर्चा हुआ है ना, अगर युद्ध नहीं करता सीधा सीधा तो कोई वॉर इंडेमनिटी नहीं देनी पड़ती। लेकिन अब इस राजा ने इतना ज्यादा पैसा लगाया युद्ध करके तुम्हारे साथ, तुम सीधा सीधा मान जाते तो ठीक है, अब दो वॉर इंडेमनिटी, तो वो ले लिया, दहेज ले लिया। यानी लगभग ये समझिए कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसी के अंडर हो गया था, नरसिंह राय वाला। तो नरसिंह राय तो उसका एक पॉपेट बन के रह गया था। अब दूसरा अटैक ये भाई साहब कहां करते हैं? दूसरा अटैक जो है इस तरफ करते हैं। ये कौन सा एरिया? ये विजयनगर का एरिया है। और विजयनगर के साम्राज्य में कौन बैठे? देवराय वन बैठे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि देवराय वन यहां पे हार जाते हैं, और अगेन जो है यहां पे फिर से मैट्रिमोनियल अलायंस की शुरुआत होती है। क्योंकि आप देखो ना कि कैसे इस पूरे के पूरे एरिया को संभालेगा बहामनी वाला। क्योंकि आप देखो बीच में नदियां भी आ रही हैं, है ना, एक नदी ये हो गई, एक नदी ये हो गई, दो नदियों को क्रॉस करके कैसे उसके ऊपर कमांड रख पाएगा? मुश्किल होता है बीच में इतनी बड़ी रिवर आ जाए तो, कि उधर से पता नहीं कैसे तो आएंगे किश्तियां लेके, और इतने में इधर लोग तैयार मिलेंगे, ठोक देंगे ना, तो मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखिए कि ये क्या करता है, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेता है। ताजुद्दीन फिरोज जो है, ये जो ताजुद्दीन फिरोज बुढ़ऊ है, ये यहाँ के देवराय वन की लड़की से, यानी इसकी लड़की से शादी कर लेता है। अब इसको बोलते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस। 3-4 दिन तक भैया चलती रहती शादी, सुबह दोपहर शाम, पता नहीं कौन सी शादी चल रही थी। 3-4 दिन तक खूब ढोल नगाड़े हुए, और वॉर इंडेमनिटी में लाखों रुपए दिए गए, है ना, रुपए या जो भी उस टाइम की करेंसी थी, हाथी दिए गए, बहुत सारे घोड़े दिए गए, है ना। तो अच्छा खासा माल जो है देवराय वन से लेकर ये आदमी जो है दहेज प्रथा का प्यासा है हरामी लेकर गया उधर। ये देखो इसको क्या बोल रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं सरस्वती पूजा कल सुबह है, बहुत बढ़िया है यार। हाँ चलिए, तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरा का पूरा माल जो है उधर पहुंच गया है। तो ये आपको समझना है। और इस तरफ तो दिल्ली सल्तनत है, उधर का अभी हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि कौन राजा बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, क्योंकि उधर देखिए फिर सैयद आ रहे हैं, फिर लोदीज आ रहे हैं। 1526 तक का, 1526 तक तो हमें सोचने की जरूरत नहीं। 1526 के आसपास में मुगल आ जाएंगे, तब मैं बात बताऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत चल रही है, वो तो हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ ही चुके हैं, उसका क्या पढ़ना अब तो नीचे की एरिया के बारे में पढ़ने की जरूरत है ना। तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाता है। अब देखो इतना आसान तो है नहीं, अब बेटी को उधर ब्याह रखा है तो कैसे सिस्टम को सेट किया जाए। अब देवराय वन जो है ना, ये बेचारा बैठा है, सोच रहा है कि क्या किया जाए। ताजुद्दीन फिरोज तो भैया वो तो 2-2 युद्ध जीत के बैठा है ना, वो एक अलग कॉन्फिडेंस में चल रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, देवराय वन सोचता है कि भैया मैं उधर ना अटैक करके मैं इस तरफ वाले एरियाज में अटैक करता हूं, ठीक है। इस तरफ के एरिया में कौन है? ये रेड्डीज बैठे हुए बीच में। तो ये सोचता है कि मैं उधर ना करके ये रेड्डीज को अगर हड़प लूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, इनका कोई दोस्त भी नहीं दिख रहा आसपास। तो इनको हड़पने के लिए ये भाई साहब क्या करते हैं, ये एक संदेश इधर भेज देते हैं, इधर वालों के पास। ये कौन बैठे हैं? इधर वारंगल वाले। अब वारंगल वाले हैं तो उन्हीं के अधीन, लेकिन अपने आप को तो इंडिपेंडेंट समझे बैठे छोटे से एरिया में, है ना। तो आप सोचो कि उनको संदेश भेजता है कि ऐसा करो वारंगल वालों, तुम इधर से अटैक कर दो रेड्डीज पे, और मैं इधर से अटैक कर देता हूं। सैंडविच की तरह बीच में से पीस देते हैं इसको, ठीक है। अब सोचो 2-2 युद्ध होंगे, आधे लोग उधर जाएंगे आधे लोग इधर, तो कहीं ना कहीं हारेंगे ही, है ना। तो ऐसा करेंगे, आधा एरिया मैं रख लूंगा, आधा तुम रख लेना, तुम्हारा भी एरिया बढ़ जाएगा। उनको भी भाई अब बहुत मौज होगी यार, ये तो बंदा ही बहुत जबरदस्त है, हम अकेले तो युद्ध ही नहीं कर सकते थे, आधा एरिया तो मिल रहा है और क्या चाहिए। बस फिर यहां पे युद्ध हो रहा है और ये एरिया को भी कैप्चर करने की यहां पे कोशिश चल रही है। अब आप सोचो कि होगा क्या।
मोटा मोटा देखा जाए तो ये एरिया भी जो है एक तरह से विजयनगर का हो गया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया विजयनगर में बन गया है साम्राज्य में। और दूसरा आप देखिए कि इनके साथ अलग दोस्ती हो गई है। तो दो एक देखो चीजें हो चुकी हैं यहाँ पे। अब हालांकि इन लोगों ने जो है एक तरह से फ्रेंडली अलायंस इनके साथ तोड़ना पड़ रहा है, इन्होंने बाईपास कर दिया इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम पूछ के करेंगे ऐसा कोई काम, और इनसे पूछ के किया नहीं युद्ध, और दूसरी बात विजयनगर का साथ दे रहे हैं और विजयनगर इनका दुश्मन, तो गड़बड़, ये तो क्या बात हुई है ना। तो इस वजह से आप देखिए, बट यहां पे आप सोचो कि देवराय वन जो है वो चुप नहीं बैठा, उसने अपने मोहरे सेट किए। अब देखो कि देवराय वन को अगर हमला करना है तो देवराय वन इधर से अलग हमला करेगा, ये एरिया उसके पास आ गया, उधर से अलग उनकी सेना मिल गई, उससे हमला करेगा, इधर से वारंगल वालों की हेल्प मिल गई, उधर से हमला करेगा। सब लोग टूट के पड़ जाएंगे ताजुद्दीन फिरोज पे, और ताजुद्दीन की बजा देंगे बैंड। यानी कि जितना पैसा ताजुद्दीन लेके गया था यहां से सारा वापस लेके आएंगे। वॉर इंडेमिनिटी, अब बताते हैं तन्ने वॉर इंडेमिनिटी होता क्या है, सारा का सारा वापस लेके आते हैं। ये मजेदार खेल आप देखिए, चेक एंड मेट का खेल है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई चीजें आसान नहीं होती इतनी समझनी, बट ये आपने आई थिंक कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और ताजुद्दीन फिरोज को जो है हरा देते हैं बहुत सारे लोग की हेल्प से। ये हिंदी में लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। अब देखो कि ताजुद्दीन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें वो पूछ सकता है कि क्या क्या थी, तो वो एक बहुत सारी यहाँ पे मैंने लिख दी हैं कि ये जो है बहुत सारे सभी धर्मों की लगभग रिस्पेक्ट करता था। ऐसा नहीं था कि किसी को जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और बहुत ही रिलीजियस व्यक्ति भी था। साइंस के प्रति इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती थी, और कुरान की कमेंट्रीज सुना करता था, जैसे आज आप पॉडकास्ट सुनते हो ऐसे ही पास में बिठा लेता था मौलवियों को और सुनता था। इसके बाद देखिए कि बॉटनी में इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ज्योमेट्री में, लॉजिक्स में, यानी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। पोइट भी बहुत अच्छा था, कैलीग्राफी भी बहुत अच्छी आती थी। एक अकेली जान पता नहीं क्या क्या कर रहा था, जो इसका दिल कर रहा था कर रहा था। इसके बाद जो फरिश्ता हैं, फरिश्ता इन्हीं के टाइम के जो हैं, बहामनी और विजयनगर के टाइम के ही राइटर हुए हैं, बहुत बड़े पोइट हुए हैं, ये समझना है। जैसे हम फायान यानसांग की बातें करते हैं, ऐसी फरिश्ता हुए हैं। तो अब ये फरिश्ता क्या बोलते हैं कि ये आदमी जो है अरबी, पर्शियन भाषा, टर्किश भाषा, तेलुगु, कन्नड़, मराठी सब भाषाओं में जो है निपुण था। यानी पता नहीं भाई क्या चल रहा है, इस आदमी को इतना कुछ आता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है, अकेली जान क्या क्या कर रहा था ये। चलो जो भी है, हाँ, पर ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, बहुत ज़्यादा जो है पौराणिक नीतियों को, पौराणिक परंपराओं को जो है मानता था, ये हमें समझना है। और इसने जो है एस्ट्रोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, इसीलिए दौलताबाद के अंदर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इस टाइम पे जो है बहुत सारे हिंदूज को मास स्केल पे इसने जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती किया था। और सिर्फ इसने नहीं, उधर देवराय भी जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे मास नंबर ऑफ मुस्लिम्स को भर्ती कर रहे थे, उनके बारे में भी बात करूंगा, बट ये भी कर रहा था, ये हमें समझना है ना। उनके लिए एक अलग ही एरिया बना दिया जाता था कि वहाँ पे वो अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि सब धर्मों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली दिमागदार लोगों को वहाँ पे रख रहा है ना, कि पांडवों को रख लेगा तो वो उनको सलाह मशवरा देते रहेंगे, है ना। ऊपर से इकोनॉमी में जो बूस्ट मिलेगा वो तो है ही है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो इट इज सेड दैट दक्कनी ब्राह्मण्स, इस टाइम पे जो दक्कन के ब्राह्मण्स थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे, है ना। वो इसकी हेल्प भी कर रहे थे। वही मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हिंदुओं को भी इसने शरण दी थी। तो ये इसके बारे में हो गया। फिरोज शाह बहामनी कह लीजिए या ताजुद्दीन फिरोज कह लीजिए, एक ही बात है। और ये जो है ताजुद्दीन फिरोज है, ताजुद्दीन फिरोज जब लुढ़क जाएगा तो यहाँ पे अहमद शाह वन आएगा, ये हमें बात को समझना है। और इधर जो देखिए कि देवराय वन जब लुढ़केगा तो इधर से देवराय टू आएंगे 1442 से 1446 के आसपास के टाइम में, ठीक है दोस्तों। तो ये कहानी मैंने आपको समझा दी है। इसके अलावा देखो कि देवराय वन जो है, देवराय वन जो है ये भी बहुत सारे मुस्लिम्स को यहाँ पे अपने आर्मी में पनाह दिए हुए हैं, क्योंकि ये मुस्लिम्स हैं, ये बहुत अच्छा गोला बारूद के बारे में जानते हैं, तोपें अच्छी चला लेते हैं, गोलियां अच्छी दाग लेते हैं, तो इनको जो है रख सकता है अपने एरिया में। और थोड़े से कट्टर स्वभाव के हैं, लड़ाई में बहुत तेज हैं, लड़ाके हैं, तो इसको हेल्प मिल रही है एक तरह से। और इन्हीं लोगों के लिए इसने मॉस्क भी बनवा रखे हैं, स्लोटर हाउस भी बनवा रखे हैं, जहाँ पशुओं को काट काट के वो खा सकते हैं। आप देखिए सब लिखा हुआ है ये किताबों के अंदर, ठीक है। बट ये इसकी आर्मी थी और उनके लिए एक अलग ही एरिया डिफाइन करके रखा हुआ था कि इस एरिया में आप लोग सब जो है रहेंगे। और ये पहला ऐसा विजयनगर का रूलर था जिसने रिक्रूट किया था मुस्लिम्स को अपनी आर्मी में। उधर ताजुद्दीन फिरोज ने ब्राह्मण्स को कर रखा था, इधर इसने जो है अपनी आर्मी में मुस्लिम्स को कर रखा था। और ये कन्नड़ लिटरेचर को बहुत ज़्यादा जो है फ्लरिश करने में हेल्प की इसने। उसके बाद इसने पर्ल हॉल बनवाया। मधुरा के बारे में तो मैंने बता ही दिया, जो एक जैन पोएट था वो इसी का कंटेम्प्रेरी था। और इसके जो पहले इसका पूर्वज हुए हैं, इसके पापा हुए हैं हरिहर टू, उनके भी कंटेम्प्रेरी था। तो मधुरा के बारे में कोई पूछ ही ले तो इन दोनों के कंटेम्प्रेरी था, है ना, देवराय वन के भी और हरिहर टू के भी। और मधुरा ने जो है बहुत सारे लिटरेरी वर्क लिखे हैं, जैसे कि धर्मनाथ पुराना, ये जो है इसने 15th तीर्थंकर के बारे में इसमें सारी की सारी चीजें लिखी हैं। फिर एक इसने यूलॉजी लिखी है गोमतेश्वरा ऑफ श्रावण बेलागोला। ये श्रावण बेलागोला के बारे में एक पोएम्स की कंपाइलेशन है। और ये श्रावण बेलागोला वही है कर्नाटका का रीजन जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्ले खाना ली थी, आप याद कीजिए। और क्योंकि ये जैन पोइट ही है तो ऑब्वियसली बात है कि वही सब चीजें लिखेगा।
इसके बाद देखिए कि इसने जो है देवराय वन ने डैम भी बनवाए हैं तुंगभद्रा नदी के ऊपर जो है, और हरिद्री नदी के ऊपर जो है डैम बनवाया है। किस चीज़ के लिए डैम बनवाए थे? कैनाल फैसिलिटी के लिए, इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और ये देखिए कि इस आदमी ने इतना ज़्यादा फ्लरिश कर दिया था अपने एम्पायर को कि उस टाइम पे 3,50,000 पर डोज जो है इनका रेवेन्यू बढ़ गया था। जैसे आज रुपए में कह लीजिए तो पर डोज उनकी कोई यूनिट होती थी रुपए की, तो उतना रेवेन्यू इसने बढ़ा के रख दिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी जीडीपी ग्रो कर गई थी। हमारी तो नीचे जा रही है, इसकी ग्रो कर गई थी, ऐसे समझना है। और अगर विजयनगर एम्पायर को एक बिगेस्ट सिटी में कन्वर्ट करने का किसी ने सपना देखा तो इसी ने देखा, और बहुत शानदार उसको बना दिया था। इसी के टाइम का एक इटालियन ट्रैवलर है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी अपनी किताब में लिखता है कि जो ये लगभग 1420 एडी के आसपास जो है विजयनगर एम्पायर में आता है निकोलो कोंटी, और इसके दरबार में जब आता है, देखो इसी का टाइम पीरियड चल रहा है ना, तो 1420 में निकोलो कोंटी आके देखता है यहाँ के पूरे एरिया के बारे में, और अपनी किताब में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखता है। वो क्या लिखता है कि इस एम्पायर के अंदर इस राजा ने जो है ना 90,000 तो सोल्जर रखे हुए थे, इतनी बड़ी सेना रखी हुई है सोल्जर्स की इसने, ठीक है। फिर देखिए कि पूरे के पूरे अगर इसके राजमहल का और पूरा का पूरा मेन सिटी के अगर मैं पेरिफेरी की बात करता हूँ तो 60 मील तक फैली हुई थी, ठीक है, यानी कि ये बीच में तो 60 मील तक जो है बहुत बड़ी टेरिटरी इसकी फैली हुई थी। इसके अलावा इसको इसने सबसे बड़ा पावरफुल किंग साउथ इंडिया का बोला है। पूरे भारत का तो क्या ही बोलेंगे, साउथ इंडिया का, भारत का तो नहीं बोल सकते, एक तरह से साउथ इंडिया का आप जरूर बोल सकते हो, ठीक है, किंग ऑफ साउथ इंडिया आप कह सकते हो एक तरह से। तो निकोलो कोंटी ने लिखा है, ना मैं बोल रहा हूं ना कोई और बोल रहा है, ये सब निकोलो कोंटी इटालियन ट्रैवलर ने देवराय वन के बारे में उसकी तारीफों के पुल बांधे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले लोगों के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देवराय 2 आ गए हैं, ये कहाँ पे आ गए हैं? विजयनगर में, और उधर जो है अहमद शाह 1 आ गए हैं इस तरफ, ठीक है। तो ये 1422 से 1436 के टाइम की बात है, और यहाँ पे देखिए 1422 से 1446 के आसपास की बात है, ठीक है भाई। और ये गुलबर्गा का एरिया है, ये गोलकोंडा का एरिया है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। और ये इस तरफ जो पड़ता है ये बिदर का एरिया है। ये सारे एरिया आपको दिमाग में जरूर रहने चाहिए। और इधर जो है गोंदवाना लैंड है, और जो खेरला थे नरसिंह राय वाला है ना, उसको हरा दिया था पहले वाले लोगों ने, ताजुद्दीन ने। तो ये भी एरिया के बारे में आपको मतलब नीचे के एरियाज के बारे में क्लैरिटी रहनी चाहिए, तभी आप इन चीजों को कर सकते हैं। अब देखो कि अहमद शाह 1 जो है ये क्या करना चाहता है, ये रिवेंज लेना चाहता है वारंगल वालों से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ये वारंगल वाले जो हैं इन लोगों ने किसकी हेल्प कर दी थी? विजयनगर की। और इन्होंने जो है ट्रीटी को ब्रेक किया था, और जो ट्रीटी को ब्रेक किया जाएगा तो वहां पे जो है सजा दी जाएगी। तो ये क्या करता है, ये भाई साहब यहाँ पे घुस जाता है और ये पूरे के पूरे एरिया को ही अपने अंडर कर लेता है कि भैया अब तुम वारंगल वालों को कुछ नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा एरिया हमारा ही है। तो यानी सबको भगा देता है और खुद जो है पूरे के पूरे एरिया को अपने अंडर कर लेता है। इसके बाद देखिए कि ये अपनी कैपिटल को, आप देखो ना, सोचो कि अगर कैपिटल यहां पे है दौलताबाद के आसपास में या गुलबर्गा में है, तो अभी तक हसन गंगू से लेके अभी तक गुलबर्गा में बैठे हुए हैं सब लोग, लेकिन अगर यहीं से सब कुछ चलाएंगे तो ये एरिया दूर पड़ जाता है, तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल है, उधर से उसको कंट्रोल करना मुश्किल है बिदर वालों को। तो ये क्या कर रहा है, ये सोच रहा है कि भैया मैं किसी तरीके से अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लूं, और ये उठा के अपनी कैपिटल को यहां बिदर में शिफ्ट कर लेता है। तो अगर कोई पूछ ले कि गुलबर्गा से बिदर में अपनी कैपिटल किसने शिफ्ट की थी, तो वो अहमद शाह 1 ने की थी। अहमद शाह अब्दाली नहीं है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग इंसान है, ठीक है। तो यहां पे जो है बिदर के अंदर ही अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है। और यहां पे 3 बैटल होते हैं अहमद शाह 1 और देवराय 2 के बीच में ओवर तुंगभद्रा द्वाब, यानी कि तुंगभद्रा द्वाब के ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, द्वाब का एरिया, इसी के लिए पूरे के पूरे 3 बैटल यहाँ पे होते हैं। अब देखो कि हालांकि ऐसा नहीं है कि जीत जाता है, बट होते हैं 3 बैटल, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए कि बट इन द एंड 2 साइड्स हैड टू बी अग्री टू दी एग्जिस्टिंग फ्रंटियर। तो वही वाली बात है कि जो पहले जैसे चल रहा था वैसे ही पहले चलेगा, है ना, यानी कि दोनों का युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है, लड़ते जा रहे हैं पागल की तरह। तो फिर यही होता है डील की जो है जैसा वैसे ही छोड़ देते हैं, ये युद्ध करते ही नहीं है, क्योंकि कितना पैसा बर्बाद करेंगे, कितने सोल्जर बर्बाद करेंगे, कोई सेंस नहीं बैठते उस चीज़ की। अच्छा, ये अहमद शाह 1 है जो, इसी को एक और नाम से बुलाया जाता है, वली के नाम से, ठीक है, वली के नाम से बुलाया जाता है। वली का मतलब होता है एक सेंट, है ना। तो पता नहीं यार कैसे नाम रख देते थे, बट ठीक है, वो इसलिए नाम रखते थे, एक्चुअली एक सेंट थे गेसुदराज, तो ये गेसुदराज का शिष्य बन गया था, तो इसलिए इसको भी वली वली कह देते थे, ये आपको समझना है। फिर दूसरा जो है गेसुदराज ने जो है, गेसुदराज का ही बंदा नवाज नाम भी था, गेसुदराज का ही दूसरा नाम बंदा नवाज है। इसने एक किताब लिखी है जो है मिराज अल आशिकी, ये इसने दक्षिणी लैंग्वेज में लिखी है, अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। और सूफिज्म का जो विकास है 1422 के आसपास में, वो भी ये गेसुदराज जो है यहाँ साउथ में कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हिंदी में लिख दिया, हिंदी वाले इसको पढ़ लेंगे एक बार, क्या बोल रहे हैं। रतन भाई व्हाट्सएप कर देना, ठीक है।
बुक में तो यार बहुत सारी चीजें, अब ऐसा थोड़ी हर चीज को मैं किताब में लिख दूं, ये तो बहुत मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इतनी डिटेल में तुम्हें पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो ना, काम की चीज पढ़ लो, 4-5 चीज वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लो 5-7, है ना। अब कल को कुछ भी आ सकता है, ये तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ बहुत सारी चीजें, है ना। अब मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ही पढ़ा दूं, नहीं तो मैं पेड में देता ये सारे का सारा, मैं यूट्यूब पर पढ़ाता ही नहीं। एनीवेज ठीक है। अब इधर ध्यान दो कि देवराय 2 के बारे में इसकी खास खास बातें, इस ही एनलिस्टेड मोर मुस्लिम्स इन द आर्मी, इसने मुस्लिम्स को, बहुत ज्यादा मुस्लिम्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट किया और उनको जागीर देनी भी शुरू कर दी, ठीक है। एंड कमांडेड ऑल हिज हिंदू सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स टू लर्न द आर्ट ऑफ माउंटेड आर्चरी फ्रॉम देम। मैंने वो बोला ना कि मुस्लिम्स को जो है जैसे माउंटेड आर्चरी आ रही है बहुत सारा, है ना, तोपे वगैरह आ रही है, तो वो इसने उन बंदों को अपॉइंट करके, ये इसकी सोच अच्छी थी कि अपने ही बंदों को जो है हिंदूज को भी सिखा रहा है कि भैया उस चीज को सीखो। इसके बाद दो फेमस ट्रैवलर्स हैं जो विजयनगर एम्पायर में, इसके टाइम में तो एक ही आया है, बट दो इंपॉर्टेंट के बारे में मैं बता देता हूँ। एक है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो है ना, ये एक पर्शियन ट्रैवलर है। जब वो भारत के अंदर आता है तो वो इसकी किंगडम के बारे में, देवराय 2 के बारे में बोलता है कि भैया ये किंगडम जो है ना, जैसे ये राजा है, राजा के सिंहासन तक या राजमहल तक पहुंचना तो आपको 7 द्वारों से होकर गुजरना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तब जाके आप राजा के महल के अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं। यानी पूरी किंगडम को इसने जो है 7 द्वारों से जो है घेर रखा है, यानी इस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, ये आपको समझना है। इसने बोला कि नुमेरस वेल्थ हमें यहां पे देखने को मिली है, और ये जो विजयनगर एम्पायर है एक स्प्लेंडेड सिटी है, यानी एक अनोखी ही जगह उसको मिली। यानी कि उस टाइम का आप सोचो, इसको बहुत ही हाई लेवल का सिटी, जैसे आज हम मुंबई को भारत में बोल देते हैं कि बहुत शानदार है ना, तो ऐसे ही समझ लो कि बहुत हाईली डेवलप्ड सिटी इसको देखने को मिली विजयनगर एम्पायर की। और बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग रह रहे थे, इसने अपनी किताबों में लिखा, उनको क्वार्टर्स दिए हुए थे। मुस्लिम्स को अलग रखा जाता था यहाँ पे, है ना, क्योंकि आप देखिए कि दोनों का कोई मैच नहीं है, वो काट काट के खाएंगे पशुओं को, इधर वाले दुखी होंगे, इससे अच्छा है कि दोनों को अलग अलग रखा जाए, लेकिन रहते थे, सब रहते थे वहीं पे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए बहुत सारी कैनाल्स उसे देखने को मिली, 300 से ज्यादा तो पोर्ट्स जो हैं इस पूरे के पूरे एम्पायर में उसको देखने को मिले हैं, जो कि इक्वल टू कैलीकट, पूरा का पूरा कैलीकट के बराबर हो जाते थे, ये आप समझिए, है ना। और पूरी किंगडम को अगर घूमना है तो अब्दुल रजाक ने बोला कि आपको लगभग 3 महीना लग जाएगा, अगर आप देवराय 1 की पूरी की पूरी, देवराय 2 की पूरी किंगडम को घूमना चाहते हैं, है ना, तो 3 महीने तक तुम्हें पूरा का पूरा डोलना पड़ेगा, तब तुम उसकी पूरी किंगडम को कवर कर पाओगे। फिर एक दूसरे राइटर हुए फरनाओ नूनीज। फरनाओ नूनीज इसके टाइम पे तो नहीं आ रहे हैं, ये 1535 में आ रहे हैं, ये अच्युता देव के टाइम पे आएंगे, है ना। तो अच्युता देव के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझ लेना, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया है। अब्दुल रजाक हो गया, फिर दूसरा फरनाओ नूनीज हो गया, ये भी विजयनगर के टाइम पे ही आता है, ये पोर्टुगीज होता है, ठीक है। और पोर्टुगीज का आगमन जो है ना वो कृष्णदेव राय के अराउंड पे आएगा, तो वहां पे ही जो है कृष्णदेव राय के बाद ये अच्युतादेव राय आएगा, तो उसके दरबार में जो है फरनाओ नूनीज आएगा, वहां भी बता दूंगा, बट अभी के लिए आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और बस यही है मेन इसने जो ये बोला है फरनाओ नूनीज ने कि जो देवराय 1 के, देवराय 2 के बारे में भी इसने बहुत सारी अपनी किताब में लिखा है। तो इसने ये बोला कि देवराय 2 जो है ना उसको कौन कौन टैक्स पे करते थे, केरला वाले, कोल्लाम मतलब केरला उस टाइम का हो गया, श्रीलंका वाले, पुलिकट, पुलिकट मतलब भी तमिलनाडु वाले, पेगू वाले, तनेश्रियम वाले यानी बर्मा वाले भी इसको देते थे। कहने का मतलब है कि इस फरनाओ नूनीज ने बताया कि बहुत सारे लोग जो है टैक्स दिया करते थे देवराय 2 को। इसने किताब के अंदर देवराय 2 के बारे में भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन उसके दरबार में नहीं आया है, ये आप क्लियर रखना, वो अब्दुल रजाक आया अगर कोई पूछ ले तो, ठीक है भाई। चलिए ये हो गया हिंदी में। उसके बाद आप देखो हम 1450 के आसपास के टाइम पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक के बाद एक विकेट लुढ़केगी। मैं वापस से आपको दिखाता हूँ पूरे का पूरा वो मैप दिखा देता हूँ, तो वहां से आप शायद क्लैरिटी ले पाएंगे। कहाँ गया, एक सेकेंड रुकिए, ये रहा। अब आप देखिए अहमद शाह 1 के बाद जो है यहाँ पे महमूद गवान जो है ये मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, और ये नीचे आप देखिए कि बहुत सारे बादशाह एक के बाद एक की विकेट डाउन होगी, और ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बादशाह नहीं है ना। तो 1436 से 1482 के आसपास के टाइम में जो है बहुत कोई स्ट्रॉन्ग सुल्तान नहीं है, लेकिन इनके पास एक मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग है जिसका नाम है महमूद गवान। तो ये बहुत स्ट्रांगली पूरी की पूरी चीज़ों को लीड कर रहा है, जबकि यहाँ पे उल्टा बुरे हाल चल रहे हैं यहाँ, क्योंकि देवराय 2 के बाद यहाँ पे 3 राजा बदलते हैं एक के बाद एक, और उसके बाद तो संगम डायनेस्टी का नाश ही हो जाता है, खत्म ही हो जाती है। ये देखो बूम, संगम डायनेस्टी ही बूम हो गई। और ऐसे ही आप देखिए कि ऊपर वाली लाइन में बहामनी किंगडम तो कंप्लीटली ही तबाह हो जाएगी। यहाँ तो डायनेस्टी चेंज होगी ना, वहां तो वो पूरी किंगडम ही खत्म हो जाएगी। आप देखना यहाँ पे महमूद गवान के बाद तो कोई रहेगा ही नहीं। महमूद गवान जब मर जाएगा उसको कैसे मारेंगे वो सब मैं आगे बताऊंगा। तो ये पूरी की पूरी किंगडम जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और फिर जो है कोई निजाम शाही बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, वो हम आगे देखेंगे। बट अल्टीमेटली यहाँ तक ही आपका जो है पूरी की पूरी बहामनी किंगडम रहेगी। ठीक है दोस्तों,
चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ महमूद गवान पे। ये रहा पूरा का पूरा महमूद गवान का, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि कौन कौन से बादशाह लूट के हैं, और इधर जो है 3 राजा बदल रहे हैं, यानी हर कोई अपने अपने एरिया पे जो है परेशानी में है, ये आपको समझना है। और ये जो महमूद गवान है ये यहाँ का पीएम मान लो या पेशवा मान लो, बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल इंसान है, इसके बारे में समझना है। और इस टाइम में क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो ये लोग क्या करते थे बिदर से, कभी तो इधर गजपति वालों पे अटैक कर देते थे, नहीं सॉरी गजपति कह रहा हूँ, ये जो है यहाँ से कांची पे अटैक कर देते थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि उधर से इधर अटैक कर देते थे, और विजयनगर की संपत्ति को, ये कांची कहाँ पे पड़ रहा है, लगभग मदुरई के पास पड़ रहा है ना, तो यहाँ की संपत्ति को लूट के जो है वहाँ पे ले जाते थे। और सिर्फ यही नहीं रेड करते थे, इवन ये गजपति वाले भी यहाँ पे रेड कर दिया करते थे और संपत्ति को लूट के उधर ले जाते थे। और इवन यहाँ का कुछ एरिया तो गजपति वालों ने अपने अंडर ही कर लिया था। तो गजपति किंगडम समथिंग की ये जो एरिया पड़ रहा है ये उड़ीसा का एरिया पड़ रहा है, तो ये उड़ीसा वालों ने यानी कि लगभग विजयनगर एम्पायर का भी एरिया अपने अंडर कर लिया था, बहुत सारा एरिया, ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का राजा ही वीक है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, जैसे तैसे तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। तो ये हमें यहाँ पे देखने को ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। चलो ये तो मैंने मेन बता ही दिया है, ये हिंदी में बता दिया आपको, 1450 के आसपास का टाइम है। चलो अब यहाँ पे जो है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि महमूद गवान जो है, क्या इसके बारे में खास बातें बहुत सारी हैं, आप पढ़ सकते हैं अपने लिए पढ़ना चाहे तो, लेकिन मैं मेन बता देता हूं कि ये ईरान में बॉर्न हुआ था और ये ट्रेडर फैमिली से था, यानी ट्रेडर था ये बहुत बड़ा पहले, और धीरे धीरे जो है इसकी यहाँ पे जो है एक तरह से अपलिफ्टमेंट हुई थी, जैसे प्रमोशन टाइप आप मान लीजिए। पहले मान लो कि सुल्तान का मलिक उल तुज्जर बना, जो कि चीफ मर्चेंट आप बोल देते हैं, फिर धीरे धीरे जो है इसने अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया और ये जो है पीएम या पेशवा की गद्दी पे बैठ गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। और ऑलमोस्ट 20 साल तक बहामनी किंगडम जो है इसके इन्फ्लुएंस में रहा था, क्योंकि बाकी के सुल्तान कोई उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। सुल्तान मतलब मजे मार रहे थे, यही काम कर रहा था जो सारा का सारा किंगडम को बचाया हुआ था। और इसने क्या कर रखा था, 8 पूरी की पूरी डिवाइडेड दी बहामनी किंगडम इनटू 8 प्रोविंसेस फ्रॉम 4। पहले 4 प्रोविंसेस होती थी बहामनी किंगडम की, अब इसने 8 कर दिया, यानी 8 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। और हर स्टेट के अंदर जो है ना, इसने हर प्रोविंस को या हर स्टेट को क्या बोला, तरफ बोला, और वहां का जो हेड था उसको तरफदार बोला, है ना। ये कुछ ऐसा ही है कि एक स्टेट बना दी हमने तो उसके हेड को सीएम बोल दिया, ऐसे इसने तरफदार बोल दिया। अब ये क्या है, एक तरह से प्रोविंशियल गवर्नर, आज की डेट में देखोगे तो उस स्टेट का गवर्नर हो गया, जिसको इसने तरफदार बोला। लेकिन सारी की सारी पावर गवर्नर के पास ना चली जाए, तो वहां पे इसने किलेदार भी अलग से अपॉइंट किया, और ये किलेदार की जो पूरी की पूरी अथॉरिटी रहती थी ये सेंटर के पास, यानी सीधा महमूद गवान का बंदा ही वहां पे किलेदार लगता था, ताकि जो है तरफदार अपना पूरा का पूरा वो ना कर पाए कि मैं तो भैया अलग होना चाहता हूं। तो इसने बहुत बढ़िया सिस्टम चालू कर दिया, यानी पावर को डिवाइड कर दिया 2 लोग के बीच में, और एक की रिपोर्टिंग डायरेक्ट खुद को कर ली। तो इस तरीके से क्या है, मिलिट्री पावर को अलग कर दिया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको अलग करके इसने जो है पूरा राजपाट चलाने की कोशिश की। तो ये पूरा का पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है, आपको रीड करना है तो आप इसके बारे में कर सकते हैं, यानी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, यही है अल्टीमेटली यहाँ से हमें देखने को इसके बारे में मिलता है। और अल्टीमेटली आप देखिए कि अब इसका अंत कैसे होना है वो हम समझते हैं। देखो ये जो आदमी है, ये देखो कि 2 उस टाइम पे नोबल्स हुआ करते हैं। नोबल का मतलब है कि ये जितने भी मंत्री वगैरह हैं, है ना, तो 2 तरह के मंत्री के पद होते थे, 2 कम्युनिटीज थी उनकी, ये समझ सकते हैं। एक तो होते थे नए लोग, उनको बोलते थे अफाकीज या गरीब्स या परदेसी, ये होते थे नए मंत्री जो आ रहे हैं। एक कुछ ऐसे ही समझिए कि कोई लोंडा नया डायरेक्ट इंस्पेक्टर लग जाए, और एक जो पहले से प्रमोटेड वहां पे चल रहा है, ऐसा आप समझ लो, है ना। और दूसरे कौन से होते थे, ओल्ड कमर, जो पुराने लोग होते थे, है ना। तो ये जो है, ये मान लो कि ओल्ड कमर में आ रहा है ना, तो नए लोग जो है इससे खार खाते हैं। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि भैया इतने टाइम से यही आदमी चलाया जा रहा पूरी की पूरी सत्ता को, हमारा क्यों नहीं कुछ हो रहा। तो उन्होंने जो है इसी के नाम पे जो है एक ऐसा नकली खत बना दिया, मोहर लगा दी उसके ऊपर इसकी, कि भैया ये जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन विजयनगर को पास कर रहे हैं, जबकि इसी की वजह से पूरा का पूरा एम्पायर टिका हुआ था। अब वो उस टाइम पे जो तथाकथित सुल्तान था उसको गुस्सा आ जाता है और उसको सूली पे लटका देता है, और यहां से जैसे इसको सूली पे लटका रहा है पूरी की पूरी किंगडम का सत्यानाश हो जाता है। वही मैंने आपको बोला, महमूद गवान तक जो है किंगडम सही रहती है, और उसके बाद बहामनी किंगडम ही कोलैप्स हो जाती है, इनका कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखिए कि फिर किंगडम जब कोलैप्स हो रही है तो यहां पे देखो कि अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। इधर अहमदनगर वाले अपना राजपाट बना लेंगे, इधर बैराड़ वाले, बिदर वाले, गोलकोंडा वाले, बीजापुर वाले, वो हम पढ़ते हैं ना, ये बीजापुर का सुल्तान है, ये उसका गोलकोंडा का है ना, ये जो है बिदर का है, यही है वो एरिया है। तो ये जो है पूरी की पूरी इसको बोलते हैं दक्कन सल्तनत। तो ये सारे दक्कनी एरियाज के अंदर जो है अपनी अपनी सल्तनत हर कोई बना के यहाँ पे बैठ जाता है, लेकिन इधर विजयनगर चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है, ये विजयनगर अभी चल रहा है। और ये जो वो एरिया है जिसपे ये देखो गजपति जो अटैक करते हैं, ये विजयनगर के कुछ एरिया को अपने अंडर कर रहे हुए हैं। ये रहा वो एरिया जिसको गजपति अटैक किए हुए हैं और अपने अंडर किए हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा मैप से आप उस एरिया को समझ सकते हो। ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया तो हिंदी वाले पढ़ लेना। तो अब कहानी ये है
कि ये तो हो गई भूम और ये भी हो गई भूम, यानी कि कहानी यहाँ पे समाप्त होती है दोनों डायनेस्टीज की। लेकिन वो तो कंप्लीटली खत्म हो गए, यहाँ पे तो अब अगली बदल जाएगी, संगम के बाद वाले आएंगे अब, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी बन गई थी, है ना। जो बहमनी वाला है, तो बहमनी वाले में ये जो अलग अलग बनी, आप समझो कि यहाँ पे जैसे यूसुफ आदिल शाह था, उसने ये डायनेस्टी बनाई तो इसको आदिल शाही डायनेस्टी बोल दिया। ये कहाँ के थे? बीजापुर के। सीधा पेपर में आएगा तो आप बता सकते हो कि ये बीजापुर के थे। बीजापुर में कौन सी थी? आदिल शाही डायनेस्टी। फिर ऐसी मलिक अहमद जो है गवर्नर है जोना ऑफ जूना, तो जूना का गवर्नर जो है मलिक अहमद, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके बहमनी किंगडम से एक नया एम्पायर क्रिएट कर लेता है और अपने आप को निज़ाम शाह वन का टाइटल दे देता है, और इसी को बोलते हैं निज़ाम शाही डायनेस्टी। उसके बाद एक इमाद शाही डायनेस्टी आती है ना, ये 1490 में बनती है। ये कौन सा एरिया हो गया? बेसिकली बेरार वाला एरिया जो है वो इमाद शाही वाला हो गया। फिर कुतुब शाही डायनेस्टी 1512 में बन रही है, ये भी अपने आप को बहमनी से अलग कर लिया इन्होंने। तो यहाँ पे जो है मोटा मोटा तेलंगाना का आज की डेट का एरिया आप मान लीजिए, तो ये हो गया इसमें, या गोलकोंडा वाला एरिया भी इसमें मान लीजिए। फिर एक आती है बरीद शाही डायनेस्टी, ये 1527 में है। और लास्ट बहमनी रूलर अगर कोई पूछ रहे तो कलीम उल्ला है। कलीम उल्ला जो है वो आखिरी का बहमनी रूलर है, और ये जो है पूरी की पूरी बस उसी का वजीर उसको मार देता है अमीर अली, और कुल मिला के यहाँ से बरीद शाही डायनेस्टी बन जाती है। तो बहमनी किंगडम इस तरीके से कोलैप्स कर जाता है, और ये 5 जो है अलग अलग डायनेस्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इनको बोलते हैं सबको मिला के दक्कन सल्तनत। कोई पूछ ले दक्कन सल्तनत क्या होता है तो अब आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में लिख दिया, हिंदी वाले भी पढ़ लेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था कि अगली डायनेस्टी जो है विजयनगर में आएगी। विजयनगर में अब बात कर लेते हैं, मैंने पैरेलल पढ़ा रहा हूँ सब चीजें आपको, है ना। दोनों की किंगडम पैरेलल पढ़ाई है, किसी ने भी पैरेलल नहीं पढ़ाई, हर कोई अलग अलग पढ़ाता है, मैं पैरेलल पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। तो विजयनगर में अब हाल क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। इस तरफ देखो कि ये गजपति वगैरह वाला सारी कहानी मैंने आपको बता दिया, कांची पे भी अटैक करते रहते हैं, ये भी समझा दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखो नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1485 से 1505 के आसपास में। कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय तो नहीं है, लेकिन छोटे से टाइम पीरियड में भी यहाँ पे बहुत सारे फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी तरीके से पूरा एम्पायर संभल जाता है। तो आप देखो कि वीकन तो हो चुका है 1446 से 1485 के बीच में, इतने लंबे टाइम में, और गजपति अटैक कर रहे हैं, बहमनी अटैक कर रहे हैं, तो लगभग वीकन है पूरे का पूरा एरिया। लेकिन इसको संभालने की कौन कोशिश करता है? आपके यहाँ पे पूरे के पूरे तख्त को हड़प लेता है सलुवा नरसिम्हा। ठीक है, तो जब ये अपने सारे यहाँ के नोबल्स वगैरह को मार मुर के और यहाँ बैठ जाता है सलुवा नरसिम्हा, तो यहाँ से जो है सलुवा डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। ये वही जैसे दिल्ली सल्तनत में होता है ना कि स्लेव को हटा के जो है खिलजी आ जाते हैं, फिर खिलजियों को हटा के तुगलक आ जाते हैं, वही वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो है नए रूलर्स आ गए। लेकिन अभी चल वही रहा है। विजयनगर तो पूरा का पूरा एरिया का नाम है ना, जैसे दिल्ली सल्तनत एक एरिया का नाम है, तो विजयनगर के अंदर ही अगली डायनेस्टी आती है सलुवा डायनेस्टी। तो 1485 से 1490 यानी मोटा मोटा 5 साल तक जो है ये नरसिम्हा जो है ये यहाँ पे राज करके जाता है, यही है नरसिम्हा। और अब देखो इसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि इतने टाइम में लोग भी बदतमीज हो चुके हैं, कोई उनको देखने वाला तो था नहीं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लेते हैं, उनको कंट्रोल में कर लेते हैं। लेकिन दूसरे प्रॉब्लम्स इसके पास क्या है कि जो बहमनी किंगडम के सक्सेसर हैं, यानी कि ऊपर वाली जो सल्तनत बन गई है ना इधर दक्कन की सल्तनत, वो इधर हमला करने की कोशिश करती है, अपने एरिया में उसको हड़पने की कोशिश करती हैं। एक तो वो दिक्कत इसके सामने जिसको ये उतने अच्छे से सोल्व नहीं कर पा रहा है। दूसरा गजपति रूलर्स की दिक्कत है, ये देखो ये इधर से इनका एरिया लिए हुए हैं, इनकी प्रॉब्लम को भी ये सोल्व उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है। फिर पोर्टुगीज का डोमिनेशन तो भैया बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप देखो इसका टाइम पीरियड 1490 तक का है, और वास्को दी गामा 1498 के अराउंड आता है। तो अब आप यहां से समझ सकते हैं कि पोर्टुगीज का आना जाना यहाँ पे पहले से ही चल रहा है ना। तो इसके टाइम पे जो है पोर्टुगीज यहाँ पे देख लिया है उन्होंने एरिया यहाँ का, और कुछ ना कुछ गड़बड़े चल रही हैं यहाँ। तो कुल मिला के पोर्टुगीज भी जो है यहाँ पे पूरा का पूरे एरिया में जो है अपना डोमिनेशन पोर्ट्स के ऊपर करने की कोशिश करते हैं। इवन हम देखेंगे कि कृष्णदेव राय के टाइम में तो वो गोवा को हड़प ही लेंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो वो वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन कुल मिला के ये है कि पोर्टुगीज के डोमिनेशन को ये नहीं सोल्व कर पाता है। इसके बाद जो बाकी की बची हुई प्रॉब्लम है वो चलती रहती है, नहीं सॉल्व होती है ना। तो इस तरीके से ये सारी की सारी सिस्टम चलता है। कुछ एरिया मतलब यही समझो कि कुछ हद तक सॉल्व कर लेता है, कुछ तक नहीं कर पाता है। मतलब मुद्दे की बात यह है कि ये बीच विचाले में लटकी हुई है सारी की सारी प्रॉब्लम, केवल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब यहाँ पे इनका लास्ट रूलर जो बनता है वो इमादी नरसिम्हा बनता है, यानी सलुवा डायनेस्टी का ही लास्ट रूलर। ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया मैंने। तो कुल मिला के कहानी हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है, इमादी नरसिम्हा तक। ठीक है, यहाँ तक कहानी पूरी की पूरी पहुँच चुकी है। लेकिन ये समझना कि इमादी को जो मार के ना ये वीर नरसिम्हा जो है गद्दी पे बैठ जाता है। इमादी को वो मार देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन होता क्या है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ये तो भैया हथियारा है, और भाई नेता का करेक्टर साफ होना चाहिए, अब किसी के थ्रू करवा ले, खुद जरूरी करना है, वही वाली चीज़ है। तो करेक्टर साफ नहीं है, तो इस वजह से जो है लोग उसको नहीं बैठने देते गद्दी पे, और इसी का चचेरा भाई जो है कृष्णदेव राय वो गद्दी पे बैठ जाता है और उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यही जो है सबसे ताकतवर राजा बनता है यहाँ पे। इसके बाद फिर
फिर अच्युता राय आएगा और फिर जो है आगे सदाशिव राय आएगा, बट उतने ज़्यादा इफेक्टिव राजा नहीं है। और कुल मिला के आखिर की जो डायनेस्टी बनेगी है ना, तलुवा के बाद जो खत्म होने के बाद अराविडू आएगी, और अराविडू के बाद जो है 1672 1672 के अराउंड ये खत्म ही हो जाएगा विजयनगर एम्पायर, ठीक है। और 1672 समथिंग की मुगल्स जो है अपने पीक पे हैं वहाँ पे, है ना। आप समझो कि शाहजहां, औरंगजेब, वैसे वैसे लोग जो है हमें देखने को आगे चल के मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इसका तो लगभग खत्म है और अंग्रेज पिक्चर में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आगे जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां ये सब है, तो कहाँ ये टिकते। तो कुल मिला के जो है ये हमें एरिया जो है ऐसे देखने को मिलता है कि लगभग समाप्ति हो जाती है। तो ये अभी मैंने रफ आपको बता दिया है कि आगे क्या होने वाला है। अब जो है मैं पहले तलुवा डायनेस्टी की बात कर लेता हूँ। वीर नरसिम्हा के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि इसको फिर ये गद्दी से हटना पड़ता है, और कृष्णदेव राय जो है इसी का एक तरह से कजन है जो वो गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है भाई। अब कृष्णदेव राय जो है, अब इसको जो है सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर का। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा रूलर, और इसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पीक पे रहा, सबसे ज़्यादा पीक डेवलपमेंट्स भी देखने को मिली हैं। अब देखो टाइटल की बात करते हैं तो इसने अपने आप को कौन कौन से टाइटल दे रखे थे। अभिनव भोज, आंध्रा पितामा, कन्नड़ राज्य रामा रमाना, ऐसे ऐसे टाइटल, बहुत सारे टाइटल है ये आप देखिए। कर्नाटक कर्तना, सिंहासना, ऐसे बहुत सारे, यवन राज्य, ये सब जितने भी हैं आपको ये देखने को मिलता है कि भैया इसने अपने आप को टाइटल दे रखे हैं। और ये इन टाइटल्स के पीछे कारण है, जैसे ये टाइटल का मतलब है लॉर्ड ऑफ कन्नड़, तो कन्नड़ का एरिया है तो पूरा का पूरा कन्नड़ का लॉर्ड मान लिया इसको। फिर जब ये ज्वेल्ड थ्रोन जो कर्नाटका का हड़प रहा है एक तरह से, तो इसको जो है कर्नाटक रत्ना सिंहासना बोल दिया। ऐसे ही आप देखिए कि जब बहामनियों का थ्रोन हड़प रहा है तो यवना राज्य वाला बोल दिया। तो यानी कि टाइटल ऐसे नहीं ले रहा है, सब जगह पे जो है अपनी हड़प चालू कर रहा है और पूरे के पूरे एरिया को अपने को ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जो है इसको सबसे स्ट्रॉन्ग राजा यहाँ पे माना गया है। ये हिंदी का हो गया। अब इसका टाइम पीरियड देखिए 1509 से 1530 के आसपास का है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको वापस से याद दिलाऊं तो बाबर भारत में कब आ रहा है, 1526 में जो है बैटल ऑफ पानीपत होता है। और 1526 का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर जो है लोधी को हराता है और गद्दी पे बैठता है। तो कुल मिला के अब यहाँ दिल्ली सल्तनत नहीं है, अब ये जो पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हो ये मुगल सल्तनत बन जाती है, यानी मुगल एम्पायर बन जाता है। ये आपको समझना है। और ये किसके टाइम पीरियड में हो रहा है, ये कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में ही हो रहा है। और बाबर जब भारत में आता है तो उसका मन था नीचे भी कैप्चर करने का, लेकिन 4 साल तक रहा है वो भारत के अंदर, कोई ज्यादा समय तो रहा नहीं है। और उसको पता था कि यहाँ पे भैया अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कृष्णा रिवर के पास जाके मैं फंसूंगा, फिर आगे मेरे को जो है तुंगभद्रा रिवर के पास जाके फंस पड़ूंगा। और ऊपर से उसको बताया लोगों ने कि भैया कृष्णदेव राय ने तो भैया बहुत तगड़ा सिस्टम चालू करके रखा हुआ है ना, इतनी सारी तो वो लेयर्स की फोर्टिफिकेशन करके बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी सेना है उसके पास, इतने रिसोर्सेज हैं, तो कहाँ तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। तो बाबर ने कभी भी जो है साउथ में बढ़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रूलर बैठा था। और ये बाबर ने खुद अपने बाबरनामा में लिखा है कि अगर मेरे को पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग राजा दिखा है तो वो कृष्णदेव राय दिखा है, यानी बाबर ने खुद एक्सेप्ट किया है इस बारे में। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार पेपर में पूछ ली जाती है कि बताओ किसको बाबर ने मोस्ट पावरफुल किंग माना है, तो आप कृष्णदेव राय की ही नाम लेंगे। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। और ये कैलेंडर देख लो 1509 के आसपास का टाइम ये सारे का सारा चल रहा है, ठीक है भाई। अब इसने जो है गजपति रूलर को कंपेल कर दिया कि भैया पीछे हटो, तो ये मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है ना। और इसके अलावा कृष्णा रिवर का जितना भी एरिया, ये पूरा कृष्णा रिवर का जो एरिया है उपजाऊ वाला, वो सारा का सारा अपने अंडर कर लिया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो तुंगभद्रा वाला द्वाब का एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया। ऊपर वालों को नहीं करने दे रहा, दक्कन के रूलर को, यहाँ भी खुद किए हुए सारे का सारा। कहाँ वो इतने बड़े एम्पायर के साथ भिड़ेंगे। उसके बाद इसने जो है इस्माइल आदिल शाह जो है, आदिल शाही डायनेस्टी वाला, मैंने अभी आपको अलग अलग डायनेस्टीज ऊपर बताई थी ना, तो आदिल शाही डायनेस्टी वाले को हरा दिया। और वहां पे जो है एक बहामनी का ही एक सक्सेसर था, मान लो कि एक वंश उनका बचा हुआ था, उसको गद्दी पे बिठा दिया एक पपेट रूलर की तरह, है ना। तो वो जो है इसी को ट्रिब्यूट देता रहा, ऐसे आप समझिए। तो किसको बिठाया था, महमूद शाह टू को बिठा दिया था। और आप देखो है वो मुस्लिम, लेकिन फिर भी उसको गद्दी पे बिठा रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में बहामनी की ऑथेंटिसिटी थी। जैसे अंग्रेजों ने मुगलों के साथ किया कि मुगल को बिठा के रखा लेकिन पीछे से अपना काम करते रहे, वैसा ही है कि क्योंकि मुगल को लोग मानते थे कि यही राजा है, वैसी बहामनी को मानते थे वहां के लोग राजा है। तो इसने जो है एक तरह से पपेट रूलर के तौर पे उसको बैठा दिया वहां पे और आदिल शाहियों को खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद इसने गोलकोंडा वालों को भी हराया। आप देखो अलग अलग लोग जितने भी है ना, फिर बीजापुर वालों को भी हरा रहा है। कुल मिला के यहाँ की जितनी भी सल्तनत है सबको हरा के और अपने अंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पपेट रूलर बिठा रहा है ताकि वो इसको टैक्स देते रहे। और इस तरीके से जो है इसने पूरा का पूरा जीतने की कोशिश किया। बट हाँ, इसके टाइम में जो गोवा और बीजापुर है ना, इसके ऊपर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। और
ऐसा देखो कि कहीं भी हमें प्रूफ नहीं मिलता कि इसने जो है गोवा और बीजापुर को बचाने की कोशिश की हो। शायद कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि पुर्तगालियों के पास जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवल सेना थी, यानी कि नेवी उनकी स्ट्रॉन्ग थी, और इसके पास थी नेवी बट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, शायद इसलिए इसने ज़्यादा उस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की कोशिश नहीं की, है ना। तो अल्टीमेटली पुर्तगालियों को इसने नहीं सप्रेस किया, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है उनके साथ, और मे बी वो एडवांस्ड थे, ये भी हम समझ सकते हैं इस चीज़ से। और ये सब काम जो हो रहा है 1510 के आसपास में हुआ था, इसी के ड्यूरेशन में, ये भी आपको समझना, यानी लगने के इसके 1 साल के बाद ही हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई जब ये अपने चरम सीमा पर तब ऐसा काम हो रहा है, ये पहले ही हो चुका है। फिर इसके बाद जो है ये पुर्तगालियों के डेंजर को तो इसने इग्नोर मारा है, ये तो मैंने बता ही दिया है। इसको नहीं लगता था कि शायद ये कुछ ज़्यादा बड़ा कर लेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि इसने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश की पुर्तगालियों से, डायरेक्टली कभी भी उनको कन्फ्रंट नहीं किया है। फिर इसने मंदिरों का निर्माण बहुत कुछ किया है, जैसे गोपुरम बनवाए। गोपुरम का मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उसके काफ़ी दूर तक जो रोड होता है, मेन रोड, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट बना दिया जाता है आलीशान, तो उससे पता लग जाता है कि आगे मंदिर है, वो उनको क्या बोलते हैं, गोपुरम। तो इसने बहुत सारे टेम्पल्स के गोपुरम बनवाए, और 2 टेम्पल यहाँ पे मेन है, एक है विट्ठल स्वामी टेम्पल और दूसरा है हजारा रामा स्वामी टेम्पल। ये दोनों टेम्पल जो है ना, आपको कमेंट करके बताना किस भगवान के हैं। ये दोनों टेंपल जो है इसी ने बनवाए हैं। ये जो म्यूजिक पिलर है ना, वो विट्ठल स्वामी में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों कृष्णदेव राय ने बनवाए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो शुरू की डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, वो थे शैवाइट, वो भगवान शिव की पूजा किया करते थे। लेकिन संगम डायनेस्टी के बाद जितने भी आए हैं, चाहे वो तुलुवा हैं, अराविडू हैं, सलुवा हैं, वो सारे के सारे भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। तो अब वहीं से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये टेम्पल्स किस भगवान के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पानीपत वाला कहते तेनालीरामन के बारे में इसने नहीं है। 2 मिनट खड़ जाओ यार, अभी तो मैं शुरू ही हो रहा हूँ, अभी तो शुरू ही हुआ हूँ, ठीक है। फिर इसने जो है नगलापुरम जो है टाउन एक बनवाया था, किस क्वीन के याद में, नगाला देवी की याद में जो है नगालापुरम टाउन बनवाया था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा टैंक बनवाया था इरिगेशन के पर्पज से, क्योंकि खेती करनी है तो इरिगेशन का सिस्टम सारा सही होना चाहिए। फिर इसने जो है अपने दरबार में तेलुगु और संस्कृत के बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स रखे हुए थे, और इवन ये खुद भी जो है इसने एक संस्कृत ड्रामा लिखा है, उसका नाम है जम्बावती कल्यासम। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजा ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ भी हो सब पढ़ डालो, ये पेपर में आने के हाई चांस रहते हैं। यानी इस पूरी डायनेस्टी से इतनी बकवास जो इतनी देर में मैंने कर ली है, अगर सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे तो इसी टॉपिक से आएंगे जो अब हम जाके पढ़ रहे हैं। जो पहली छोड़ के भाग गए उनका नुकसान हो गया, अब जो पढ़ रहे हैं इसी से सवाल आएंगे, अगर आएंगे तो ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि कृष्णदेव राय ही इनके सबसे बड़े राजा, और इन्हीं से क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके बाद देखिए कि ही गेव थॉट्स ऑन पॉलिटी कॉल्ड, यानी इसने एक किताब लिखी है पॉलिटी के ऊपर भी, जिसको इसने नाम दिया है अमुक्ता मर्यादा। अब देखो, अगर किसी ने नहीं पढ़ा इसको तो नहीं बता पाएगा कि किसने लिखी है, और इसके अंदर पूरा का पूरा एक तरह से एक हार की तरह इसने पूरी पॉलिटी को पिरोया है। तो अगर कोई पूछ ले पॉलिटी पे किताब तो अमुक्ता मर्यादा है। इसके बाद इसने जो है अपना पेट्रोनेज जो है तेलुगु, कन्नड़, तमिल सब पोइट्स तक जो है फ्लरिश किया, यानी सबको इसने स्थान दिया है। किसी को ऐसा नहीं किया कि नहीं नहीं तुम रहने दो, ये है वो है, सबको सम्मान दिया है, ठीक है। उसके आगे इसने जो है अपने दरबार में, जैसे हर किसी ने 9 रत्न रखे, किसी ने 10 रत्न रखे, है ना, नवरत्न टाइप, तो इसने भी 8 रत्न रखे, 8 दिग्गज जिनको बोलते हैं, अष्ट दिग्गज। अगर कोई पेपर में पूछ ले अष्ट दिग्गज किसने रखे थे अपने कोर्ट में, तो वो कृष्णदेव राय ने रखे थे, और वो तेलुगु स्कॉलर्स थे मेनली, है ना। और उसी में से अभी जो तेनालीरामन की आप बात कर रहे थे, तो ये रहे वो तेनालीरामन। और तेनाली रामकृष्ण जो है, इनका देखो, इन्होंने एक किताब लिखी है पांडुरंगा महामात्यम, ये इनकी बहुत फेमस किताब है, आप ध्यान रखिएगा। और ये वही तेनालीरामन है जो बुद्धि के बहुत तेज थे, और जो कृष्णदेव राय उनके सामने कोई पहेलियां भी रखते थे तो वो उनको सुलझाने की कोशिश करते थे, इनके दिमाग में जो गुत्थियां थी उनको सुलझाने की कोशिश करते थे। इट इज जस्ट लाइक कि अकबर के पास जैसे बीरबल थे, इनके पास जो है तेनालीरामन थे, आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बस। इसके बाद पिंगली सुराना है इनके पास, बहुत बड़े पोइट, इन्होंने क्या लिखी है, गरुड़ा पूर्णम और प्रभावती, प्रद्युम्न मामू और राघवा पांड्ययेना। ये सब देखो थोड़ा सा अजीबोगरीब से नाम है, साउथ के नाम है। अब इसका कोई इलाज नहीं है कि आपको याद करने है करो, नहीं करने ना करो, पर मेन चीज तो मैंने आपको बता दी है। फिर एक जो अष्टदिग्गज है वो अलासनी पेडाना है, जिनको आंध्रा कविता पितामया भी बोला जाता है। इन्होंने भी देखो मनुचरितम लिखी, हरि कथासरम लिखी, तो ये कुछ कुछ किताबें इन्होंने लिख रखी हैं। फिर आप देखिए कि पहला पोर्टुगीज राइटर जो भारत के अंदर आता है उसका नाम है दुअर्ते
बारबोसा। दुअर्ते बारबोसा कहां से है? पुर्तगाली है, ये पुर्तगाली राइटर है जो भारत के अंदर विजयनगर एम्पायर में आता है। और किसके ड्यूरेशन में आ रहा है? कृष्णदेव राय के ड्यूरेशन में आ रहा है। ये आपको समझना है, ये आ रहा है 1516 के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे हमें देखने को नहीं मिलता है कि दुअर्ते बारबोसा को जो है कृष्णदेव राय ने सम्मान दिया हो या अपने कोर्ट में बुलाया हो। लेकिन इतना जरूर है इतिहासकारों का बोलना कि जो दुअर्ते बारबोसा है वो इसके किंगडम में जरूर आया था और किंगडम को देखा है, आसपास के लोगों से बातचीत भी की है उसने और अपनी किताबों में इस किंगडम के बारे में लिखा भी है दुअर्ते बारबोसा ने। तो वहां से हमें विजयनगर एम्पायर की ग्लोरी के बारे में जरूर पता लगता है। तो यानी बहुत सारे राइटर्स जब भारत के अंदर आए उन्होंने लिखा, तो उनकी किताबें देखिए, जरूरी थोड़ी कि भारत में ही सब खत्म हो गया। उन्होंने जो बाहर वालों ने किताबों में लिखा वो तो उन्होंने लिखा ना, तो कहीं ना कहीं तो जिंदा था वो सारा का सारा इतिहास जो हमें मिल गया। तो ये आप समझ सकते हैं। फिर देखो फरनाओ नुनीज की मैं बात कर रहा था, तो फरना नुनीज जो है ना वो कृष्णदेव राय के सक्सेसर कौन है? अच्युता देव राय। तो अच्युता देव राय के जो दरबार में जो है फरना नुनीज आएगा। 1535 से 1537 एडी के आसपास का ये पूरा का पूरा इतिहास जो है कंपाइल करता है। और इवन इसने जो है देवराय वन जो है उसके बारे में भी लिखा है, ठीक है। और ये जो है आप देखिए कि 3 साल तो इसने भारत के अंदर रहा और इसने क्रॉनिकल्स लिखी हैं, ठीक है। तो फरना नुनीज ने, क्रॉनिकल्स का यही मतलब होता है कि एक के बाद एक जो सक्सेसर है उनके बारे में लिखा है। तो इसने देवराय 2 के बारे में लिखा था। आप याद कीजिए मैंने देवराय 2 में भी बताया था कि फरना नुनीज आया था, लेकिन वो अच्युता देव राय के कोर्ट में आया था। वो ना तो वो देवराय 2 के कोर्ट में आया, ना ही वो कृष्णदेव राय के कोर्ट में आया, वो अच्युता देव के में आया, लेकिन लिखा उसने पीछे वालों के बारे में काफी सारा है। तो वो आपको समझना है। तो इसने क्रॉनिकल्स लिखी है बहुत सारी, वही मैं आपको बता रहा हूं। फिर एक दमेंगो पेज जो है ये एक ट्रैवलर है, पुर्तगाली ट्रैवलर, ये जो विजयनगर एम्पायर में किस ड्यूरेशन में आया है? 1520 में ही आया है। और ये जो आदमी है आप देखिए कृष्णदेव राय की कोर्ट में आया है और इसने जो बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी किताब में लिखी है। तो ये दमिंगो पेज के बारे में भी आपको पता कर रखना है। ये देखो, ये जो फॉरेन लोग आते हैं ना भारत के अंदर, किसकी कोर्ट में आया है, कब आया है, किस एम्पायर के बारे में लिखा है, ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में। मैंने बोला कि अभी जो चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है और इधर मुगल सल्तनत तो चल ही रही है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, अच्छा ये मुगल सल्तनत अभी आएगी नहीं, ये दिल्ली ही चल रही है अभी, है ना। ये 1509 अगर देखोगे तो दिल्ली ही है, लेकिन आप देखोगे अगर मैं 1509 की जगह यहाँ पे 1521 के बाद की बात करता हूँ, है ना, तो 1521 के बाद की बात करता हूँ तो फिर मुगल सल्तनत यहाँ पे हो जाएगी। यानी कि ये जो स्विच है ना ये कृष्णदेव राय के टाइम पे ही हुआ है, ये हमें समझना है। तो कुल मिला के आप देखिए कि ये मेरे को लग रहा हो ही गया है पूरा, बिल्कुल। तो कुल मिला के कृष्णदेव राय के बारे में जितनी खास बातें थी, इसके जितने अष्टदिग्गज थे, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी। इसके अलावा अच्युता देव राय आएगा, उसका टाइम पीरियड देख लो, फिर सदाशिव आएगा, उसके बाद अराबिडू डायनेस्टी आएगी और 1672 में लगभग ये पूरा का पूरा एम्पायर और इसकी लगभग मोटा मोटा 300 साल की ग्लोरी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये मैंने कुछ मार्को पोलो के बारे में, निकोलो डी कॉन्टी के बारे में भी लिखा है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो ये एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स हैं जो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के ये सारा का सारा आपने जो पढ़ा है अभी, ये हाईली एफिशिएंट जो है पूरा का पूरा कंटेंट जो है मैंने ये पेड कोर्स के हिसाब से बनाया है। आई होप कि आपको ये सारा का सारा कंटेंट समझ में आया होगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ जो है ये मैं फ्री कोर्स के हनुमान सीरीज में डाल दूंगा, है ना, भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेके आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा कोर्स है इसके ऊपर अभी बहुत बड़ा ऑफ आज चला हुआ है, जिसको भी लेना है वो ले सकता है। ये सारे के सारे सेशन पेड कोर्स के सेशन हैं, अभी प्राइवेट हो जाएंगे तो ये वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। बसंत कोड यूज़ करना है तो एक अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारी बुक्स हैं ये सारा काफ़ी हद तक जो कंटेंट है इन बुक्स में अपडेटेड है, जो काम की चीज़ें हैं। ये नहीं कि इतनी सारी कहानियां मैंने लिख दी हैं, काम की सारे फैक्ट्स इस किताब के अंदर आपको मिल जाएंगे। इन किताबों को आपको पढ़ना है, इनको ऑर्डर करना है तो ये रामबान कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक एक्स्ट्रा ऑफ 100 रुपीज़ का हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है ना, तो जीवी कक्षा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं फटाफट से आप लोग के कमेंट्स के रिप्लाई दे देता हूँ ताकि फिर इस सेशन को करते हैं वाइंड अप। आई होप कि आपने देखा कि भाई मेहनत देख रहे हो ना कितनी लग रही है। बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को कंपाइल करना, हर चीज़ में एक एक मैप बनाना, तो मैंने बहुत जी जान लगाया है। अब इतनी सारी चीज़ें आप सोचो कि मैं कहीं प्रिंट आउट दे दूं, आपको किताबें दे दूं, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना सारा अगर किताबें बनेंगी वो किताबें कहीं ना कहीं 2-3 हज़ार रुपए की एक किताब बन जाएगी, तो वो कोई भी नहीं बच्चा अफोर्ड कर पाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ की किताब अभी नहीं बनाई जा सकती, कभी बनाऊंगा फ्यूचर में तो बनाऊंगा, है ना, कि ऐसे मैप्स लगा लगा के एक किताब बना दो। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ में अभी हम नहीं घुस रहे हैं। तो आपको यही किताबें पढ़नी है। ये किताबें जो है इनमें मोर देन सफिशिएंट है। ये कलरफुल किताबें जो मैंने बना दी हैं ये तो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाई हैं। आप कोई भी बंदा बता दो मेरे को, अगर इनसे बेहतरीन किताबें मिल जाए तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूं, है ना, मैं छापूंगा ही नहीं आज के बाद। तो इससे बेहतरीन नहीं है कोई भी किताब मार्केट में। अननेसेसरी के कमेंट्स का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है और इंतजार करना ही पड़ता है। देखिए जब आप ऑर्डर कर देते हैं तो आपको 2 से 3 दिन के बाद टेलीग्राम जीवी विटमूवर पे जो है हम पूरी ट्रैकिंग आईडी डाल देते हैं
और लगभग बंदों को 8-9 दिन में पहुंच रही है। किसी ना किसी की किसी कारणवश रुक गई है तो वो एक अलग बात है, किसी ने कोई गलती कर दी अलग बात है, या किसी के एरिया में लोकेशन में जा नहीं रहा, वो एक अलग चीज रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग को जो है टाइम पे मिल जाती है। कल एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन डाल दीजिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री की एक पूरी मैराथन को कंपाइल करने की कोशिश करता हूं, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है। बोल रहे थैंक यू सर, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। लव फ्रॉम बंगाल, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कभी रिवर्स भी अच्छे से, अभी ज्योग्राफी आई कहाँ है, रिवर्स तो पढ़ाऊंगा ना मैंने कब बोला कि अभी रिवर्स नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोग को। हर कंटेंट में मेहनत लगा रहा हूँ, बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। फोड़ देंगे इस बार मिलके, आप देख रहे होंगे कि इतना डेप्थ में तो कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, कोई मेहनत तो करना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब ये फालतू की बातें हैं, कोई कितना ही हाकता रहे कि मेरे कंटेंट से ये आ गया वो आ गया, आता किसी के टट्टू नहीं है, वही वाली बात है। फ्लो में कोई कुछ भी बोलता रहे तो अलग बात है। अंकित वो हो जाएगी, कल परसों तक हो जाएगी, मेरे को लग रहा है कल तक हो ही जाएगी सबके इशू सोल्व, मैक्सिमम बच्चों का हो गया। वो बोला रड़क रही थी नींद मेरे आंखों में, मैं भी जागा रहा नौकरी के ख्वाबों में। वाह भाई वाह, हैं। हमें तो यही वाली अच्छी लगती है, तुम हसीन हो गुलाब लगती हो, तुम नाजुक हो एक ख्वाब लगती हो। क्या था उसके आगे, मैं कहीं पढ़ रहा था, ये होठों से चूम कर पी जाऊं तुम्हें, सर से पांव तक शराब लगती हो, ऐसे 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 पढ़ा करो भाई, थोड़ा सा दिमाग संतुलित रहेगा। तुम ऐसे ऐसे मोटिवेशन वाले करोगे ना तो रात दिन तुम जाग के पढ़ते रहोगे पागल की तरह। अच्छा वो उठा नहीं रहा क्या, मैं उसको बोलता हूँ, आयुष में बोल दूंगा भाई। चलो कल और परसों कोई क्लास नहीं है भाई, मंडे ट्यूसडे मैंने पहले ही बोल दिया था छुट्टी है, ठीक है। आज 2-2.5 घंटा लिया, पूरी की पूरी क्लास भूखे बहाने यहाँ पे खड़ा होके, इसीलिए पूरी मैराथन आज ही करवा दी। ये नहीं किया कि आधी कल करूंगा आधी परसों करूंगा, आज ही करवा दिया। नहीं तो फिर आज मैं विजयनगर पढ़ाता, कल मैं बहामनी पढ़ाता, उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। तो मंडे ट्यूसडे अपनी छुट्टी रहेगी, उस दिन जो है कोई ना कोई, मैं या तो बच्चे बोल रहे थे जीके की स्ट्रेटेजी बता दीजिएगा, और कुछ लोग कहने की कंपाइलेशन पूरी एंशिएंट की डाल दो, मैं वो कोशिश करता हूँ वो सब डालने की, ठीक है। तो अभी उस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहिए आप। संगम काल प्लीज, अरे कौन सा संगम, क्या हो गया इनको। चलिए मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम लोग का मैंने कर दिया है कमेंट्स का रिप्लाई। और आप लोग जितने भी हैं भाई साहब, ये रिक्वेस्ट है कि जो भी काम की वीडियोस मैं डालता हूँ ना, उनको शेयर जरूर किया करो, लाइक जरूर किया करो। इतनी सपोर्ट तो आपकी तरफ से मैं चाहता ही हूँ, एक्सपेक्ट करता ही हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत लगाई है। इतना तो कोई नहीं लगाता है, और मैं अगर उसके एवज में आप मेरी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं भी उस हिसाब से पूरा घास काट दूंगा, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग रिटेंशन दिमाग में रहे और मैं इसी तरीके से अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ, तो सपोर्ट किया करो यार, बाकी लोग को भी बताया करो, और जो भी काम की वीडियो आती है उसको शेयर भी किया करो और लाइक भी किया करो, है ना। अभी मैंने बजट की भी वीडियो डाली, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी वहां से। यानी कि जो भी वीडियो हम डालते हैं, ये मत समझा करो कि मैंने यूं ही डाल दी कोई मजे के लिए, जो भी डाल रहा हूं उसको देखो टाइमली और उसमें अमल भी करो उन चीजों पे, ठीक है दोस्तों। और चीजों को साथ के साथ सीखते जाओ, क्योंकि बाद में कुछ नहीं आने वाला, बाद में कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आप लोग को देता रहूं। और जिनका भी बुक्स का इशू है, एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं करवाता हूं 1-2 दिन में। मैक्सिमम लोगों का तो सोल्व हो गया, 99% लोगों का दिक्कत सोल्व हो गई है। अब कई लोगों को तो मिल ही गई है, जो लोग बेचारे हैरान थे, परेशान थे, स्कैम हो गया है ना, उन सबका स्कैम खत्म कर दिया है, सबको किताब मिल गई है। और 1-2% जो रह गए हैं उनको भी मिल जाएगी, व्हाट्सअप कर देना मेरे को, कर दूंगा तुम्हारे सारे इशू सोल्व, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो अभी ये पब्लिक नहीं होगी, साथ की साथ ये वीडियो चली जाएगी। मैंने पहले ही बोला था ये पेड की वीडियो है, तो अननेसेसरी की चीजें, कोई डिमांड्स मेरे सामने मत रखो, पहले ही आपको क्लियर कर दी थी ये चीज, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।